अपन जो है लास्ट क्या पढ़ रहे थे बताना? मिट्टी। मिट्टी में क्या पढ़ा था? सेम समस्या पढ़ ली थी। और जो सेम समस्या है ये कहाँ उत्पन्न होती है? जो नहरी क्षेत्र होते हैं वहां पे। समस्याओं में हमने कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं पढ़ी थी, जैसे सेम है, अपरदन है, किसको। देखो अभी हम जब आगे बात करेंगे तो काजरी की बात करेंगे। जो काजरी की स्थापना आप पढ़ते हो 1959 के अंदर, बेसिकली वो 1952 के अंदर अस्तित्व में जब आई थी, स्टार्टिंग जो था वो उसका था मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, स्टार्टिंग वही था। उसके बाद आपने 1960 में क्या किया, उसको बदला है। आगे जब ये अपन पढ़ेंगे टॉपिक आएगा काजरी वाला, तब मैं आपको उसकी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमने कल मृदा के प्रकारों की बात की थी, है ना? और मैंने आपको कुछ प्रकार बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि जो राजस्थान सरकार है उसका जो कृषि विभाग है उसने भी अपना एक वर्गीकरण दिया है, जिसको हमें जैसा उसने दिया है वैसा का वैसे याद रखना है। क्योंकि जो अगर किसी ने दी हुई रिपोर्ट है हमें उसको वैसे ही याद रखनी है, अपनी तरफ से कोई चेंजेस में नहीं करना है। कितने भाग बांटे थे? 14 तरह के। कितनी बार की मिट्टियां? 14 प्रकार की मृदाओं के बारे में बात की। अपन उसको पहले लिखेंगे और बाद में उसका एक मैप भी बनाएंगे ताकि हमको याद रहे कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में आपकी मिल रही है। मिट्टियां 14 प्रकार की, वो मिट्टी कहाँ कहाँ मिल रही है इसकी बात जो है हम यहाँ पे भी आगे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, जो 14 प्रकार की मिट्टियां हमारी है उनकी जो रिपोर्ट है उसके पास में सरकार का जो विभाग है कृषि विभाग, उसके द्वारा जो दी हुई आपकी है उसकी हम बात करेंगे। मिट्टी आपकी जो है उसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 14 प्रकार की जो मिट्टी है उनमें से कौन सी मिट्टी कहाँ मिल रही है ये हमसे पूछता है, और कुछ नहीं पूछता है। हमसे क्या पूछेगा? केवल जो 14 प्रकार की मिट्टियां हैं उसी के बारे में बात पूछेगा। अब हम चलते हैं, एक एक करके बात इसमें करेंगे। सबसे पहले कुछ बात तो ये कॉमन सी है कि जो मिट्टियां आप पढ़कर आए हो अधिकांश मिट्टियां वहीं की वहीं है, उसमें कोई आपका चेंजेस उसमें नहीं है। जैसे लाल मिट्टी पढ़ के आए थे तो जहां आपने लाल मिट्टी पढ़ी थी बांसवाड़ा डूंगरपुर वही आएगा, काली जहां पढ़ के आए वहीं आएगा। नए जो नाम आपके आ रहे हैं हमें केवल नए नाम याद रखने, पुराने सारे वो की वही है, ठीक है? 14 प्रकार की मिट्टियां हैं, तो वो 14 प्रकार की मिट्टियां हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं पहले एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा वर्गीकरण है उसमें एक नाम आ रहा है साइरोजेक्स। क्या आ रहा है? साइरोजेक्स। और जो ये आपका मिट्टी है ये मिल रही है आपके उत्तर में यानी गंगानगर क्षेत्र में। जब ये रिपोर्ट दी होगी उस समय आपका जो है हनुमानगढ़ नहीं बना था, इस वजह से इसमें क्या आया? केवल गंगानगर आया। हमको भी केवल क्या करना है? गंगानगर, क्योंकि रिपोर्ट में वो देखा हो जाएगा, ठीक है? रेवेरिना, ये जो आपकी मिट्टी है ये कहाँ मिल रही है? ये भी मिल रही है गंगानगर में। ये वो मिट्टियां जो कहाँ मिल रही है? शुष्क क्षेत्र में। कहाँ मिल रही है? अगर आप रेवेरिना सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? जो ऑस्ट्रेलिया आपका वो भी कैसा इलाका है? मरुस्थल का इलाका है, ठीक है? और यहाँ कौन सा इलाका आपका? वो भी आपका मरुस्थल का ही इलाका है। फिर आता है नेक्स्ट मरुस्थली मृदा। कहाँ मिलेगी? जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहां मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी आपका कहाँ मिलेगी? जो हमारा शुष्क मरुस्थल है वहां मिलेगी। अगर आप देखोगे तो आपको वो मैप दिख जाएगा जो आप पढ़कर आए थे, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। हाँ या ना? तो ये जो आपका मिट्टी है वो कहाँ मिल रही है? शुष्क मरुस्थल के अंदर आपकी मिट्टी मिल रही है, जो अपना एरिड जोन है वहां पे। अब अगर हम बात करें जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस वो मिट्टी है जिसमें जिप्सम की मात्रा ज्यादा मिल रही है। और किस प्रकार की मिट्टी आपको मिलेगी? वो मिलेगी बीकानेर में। कहाँ मिलेगी आपकी? बीकानेर में मिलेगी जिप्सी फेरस। फिर यहाँ आ रहा है नाम नेक्स्ट ग्रे ब्राउन। क्या आ रहा है? ग्रे ब्राउन जलोढ़। क्या आ रहा है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी आ रहा है। इसको हिंदी में कर लो, ब्राउन मतलब भूरी। कौन सी मिट्टी है? अब मुझे बताओ भूरी मिट्टी कहाँ मिलेगी? क्या बताया था मैंने? भूरी मिट्टी मिलेगी मैदानों में या नदियों के क्षेत्र में। हाँ या ना? भूरी मिट्टी कहाँ मिलेगी? मैदानी भाग में या नदियों के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ एक नाम और आ गया आपका ग्रे। क्या आ गया है? ग्रे मतलब धूसर। ग्रे मतलब धूसर। ग्रे ब्राउन क्या बोल रहा है? ग्रे ब्राउन जलोढ़।
आपको ये तो पता लग गया कि जलोढ़ मिट्टी मिलेगी नदी क्षेत्र में। कहाँ मिलेगी? नदी क्षेत्र में मिलेगी। अब भूरी मिट्टी तो हमको समझ में आ गई, सब भूरी मिट्टी वहां मिल रही नदी क्षेत्र में। ये ग्रे क्या है? मिट्टी का रंग जो है वो ग्रे तब होगा जब उसमें तापमान ज्यादा पड़ेगा। क्या ज्यादा पड़ेगा? तापमान अगर ज्यादा हुआ तो मिट्टी का रंग क्या हो जाएगा? ब्राउन से कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। धूसर, क्या बोलेंगे इसको? धूसर। हिंदी में कहोगे धूसर भूरी, धूसर भूरी। तो जब आपका मिट्टी पे तापमान ज्यादा पड़ेगा तो उसका जो रंग है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राउन से ग्रे। और जो मिश्रण मिलेगा उसमें कहेंगे ग्रे ब्राउन। हमको ये पता लग गया है कि ब्राउन मिट्टी मिलती है आपकी कहां पे? नदी क्षेत्र में। अभी दिमाग इतना ही लगाना है खाली कि पश्चिमी राजस्थान में नदी क्षेत्र कहां है? ये कौन सा है? लूनी। कौन सा है? तो आप ये दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो जिले दे रखे हैं ये सब जिले कौन से वाले आ रहे हैं? लूनी बेसिन के। हाँ या ना? ये लूनी बेसिन का ही आपका बेल्ट है जहां पे आपको जो है मिट्टी मिल रही है कैसी? ग्रे ब्राउन या धूसर भूरी मिट्टी। कि भूरी मिट्टी कहाँ मिलती है? नदी क्षेत्र में मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो रंग चेंज हुआ है वो तापमान की वजह से चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है? तापमान की वजह से। कोई आपत्ति किसी की? कौन सा हो गया यहाँ पे? यहाँ हो गया आपका लूनी बेसिन। जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको मिट्टी मिल रही है ग्रे ब्राउन। नेक्स्ट यहाँ देखें, अभी और आपको जो है मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो समझ में आ जाएगा कौन सी कहाँ मिल रही है। अभी हम नक्शा बनाएंगे तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ आ रहा है नॉन कैल्सी, इसको छोड़ रहा हूं मैं, इसको मैं छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। छोड़ क्यों रहा हूं समझ लो। छोड़ इसलिए रहा हूं कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो सारी बातें कर रहा हूं अरावली के पश्चिम की, कि अरावली के पश्चिम में मिट्टी कौन कौन सी मिल रही है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे अरावली के पूर्व की। अभी ये दिमाग लगाओ कि 14 प्रकार की मिट्टियां हमको जो है राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल रही है। उन 14 में से 7 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो अरावली के पश्चिम में है और 7 मिट्टियां अरावली के पूर्व में है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले पश्चिम वाली पढ़ा रहा हूं और फिर कहां आऊंगा? पूर्व में। अभी आप कितनी मिट्टियां पढ़ के आए हो? कितनी मिट्टी पढ़ ली आपने? यहाँ पे 5। कितनी पढ़नी है? 2 और पढ़नी है। हमारा यहाँ 2 जो है उसके हम बात करें यहाँ पे तो 2 जो आपकी आ रही है वो यहाँ आ रही है। एक मिट्टी ये रही, क्या आ रही है? कैल्सी ब्राउन। अभी क्या पढ़ के आए थे? जिप्सी फेरस। क्या पढ़ के आए थे? जिप्सी फेरस में जिप्सम ज्यादा था, कैल्सी ब्राउन में कैल्शियम ज्यादा होगा। कैल्सी ब्राउन में क्या ज्यादा होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा। और जो कैल्सी ब्राउन आपकी मिट्टी है यह आपको कहां मिल रही है? जैसलमेर और आपके बीकानेर में। इसको रखना पड़ेगा, कहां मिल रही है? जैसलमेर और आपके बीकानेर में। जबकि जो आपका एक नेक्स्ट अपना है मरुस्थल एवं बालू का स्तूप वाली मिट्टी, तो मरुस्थल एवं बालू का स्तूप तो हम ये देखेंगे बालू का स्तूप ज्यादा कहां बन रहे थे आपके? आप देख लो, ये वही इलाका है जहां आपने ज्यादा बालू का स्तूप पढ़े थे, हाँ या ना? हम ये देखते हैं कि जैसलमेर जो आपका इलाका है वो आपका पूर्ण रूप से मरुस्थल है, वहां बालू का स्तूप ज्यादा थे, ठीक है। उसी के साथ में आपका बीकानेर है और उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा इलाका है? बाड़मेर। और जोधपुर वो इलाका है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ जो आपका है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और आपका बाड़मेर। इसको मैं ऐसे भी याद कर सकता हूँ JJBB है ना, J2B2 भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और सामान्य भी याद रख सकते हो इसको के साथ। जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है और आपका बाड़मेर है। ये वो इलाका है जहां पे आपको बालू का स्तूप ज्यादा देखने को मिल रहे थे। मैंने बताया था ना ऊंचे बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, मैंने कहा था सम जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका वहां मिलते हैं, बताया था। फलोदी पढ़ के आए थे आप लोग, बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है ना, आधे चांद वाले के लिए, राइट। तो ये जो बालू का स्तूप आपके कहाँ मिल रही है? आपको इन क्षेत्रों में ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए आपका जो है ये ध्यान था मरुस्थल एवं जो बालू का स्तूप वाली मिट्टी है वो कहाँ मिलेगी? इनमें ज्यादा मिलेगी। कैल्सी ब्राउन कहाँ मिल रही है? जैसलमेर और आपके बीकानेर में। 7 मिट्टियां कहाँ पड़ी? पश्चिम में। अब कहाँ जाओगे? पूर्व की ओर, यहां जाओ। एक अभी पढ़ के आए थे कैल्सी ब्राउन। क्या पढ़ के आए थे? कैल्सी ब्राउन में क्या है? कैल्शियम ज्यादा है, राइट। जबकि नॉन कैल्सी में क्या मिलेगा? तो ये कह रहा है नॉन कैल्सी, नॉन कैल्शियम की बात कर रहा है तो इसमें कैल्शियम आपका नहीं है। और एक ऐसी मिट्टी है ब्राउन मिट्टी। अब वापस दिमाग लगाओ कि ब्राउन मिट्टी कहाँ मिलती है? मैदानी भागों में। कहाँ मिलती है? मैदानी भागों में मिलती है। और आप ये देखो कि ये पूरा जो बेल्ट आपका है ये पूरा का पूरा मैदानी भाग ही है। इसमें कौन आ रहा है? इसमें आपका जयपुर, सीकर, जम्मू, अजमेर और आपका अलवर का इलाका आ रहा है। नक्शा पुराना चलेगा, पुराने से पुराना वाला, ठीक है, जिसमें हनुमानगढ़ भी नहीं मिल रहा है, जिसमें आपको भी जो हो सकता है 12 भी ना मिले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपका जो आप पढ़ रहे हो नक्शा पुराना ही है और इसी का प्रयोग याद करना है।
तो ये जो आप कह सकते हो कि जो हम पढ़कर आए थे आपका जो है कांतली वाला क्षेत्र और आपका बाण गंगा वाला क्षेत्र, ये वह बेल्ट है जहां पे आपको नॉन कैल्सी ग्राउंड आपकी मिट्टी मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीन जलोढ़। क्या बताया था मैंने कि जलोढ़ मिट्टी कहां मिलेगी? मैदान में। अब ये कह रहा है कि नवीन ब्राउन मिट्टी वही, लेकिन क्या कह रहा है? नवीन कह रहा है। उसमें क्या कह रहा है? ये नवीन। नवीन मिट्टी कहां मिलेगी? जहां बाढ़ आएगी, और जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आएगा तो क्या होगा? नई मिट्टी का जमाव होगा। राजस्थान के अंदर अगर आप बात करोगे कि बाढ़ कहाँ आ रही है, तो इस बेल्ट में आपको जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलेगा। हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कि उस बेल्ट यानी भरतपुर वाला जो इलाका है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पे आपकी जो नदियां हैं उनमें आपकी बाढ़ आ रही है। धौलपुर वाला इलाका जो है उसमें आपकी बाढ़ आ रही है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये जो आप देख रहे हो इसमें आपके जो है साथियों बहुत सारे जिले गायब हैं। चंबल में बाढ़ आ रही है, धौलपुर क्षेत्र में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे जिले गायब हैं। तो उस समय जो आपके जिले अवेलेबल थे उसके आधार पे ये रिपोर्ट आपकी बनी हुई है। उसके तहत आपको भरतपुर, सवाई माधोपुर, क्योंकि चंबल और बनास दोनों यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे करौली गायब है ना, क्योंकि वहां भी आपकी बाढ़ आ रही, गंभीर में आ रही थी। ठीक है, जयपुर आपका है, अलवर आपका है। इन क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी नवीन जलोढ़ की। इस क्षेत्र में बाढ़ आपका जो है प्रभावित क्षेत्र आपका ये है। फिर हम बात करते हैं पीली भूरी। तो भूरी मिट्टी और प्लस क्या हो गया? पीली मिट्टी, है ना। और हम यहाँ पे जो बात करके आए थे कि हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र है जहाँ लाल पीली मिट्टी मिल रही है। पढ़ाया था मैंने, लाल पीली के बारे में बात हुई थी। राजसमंद बात हुई थी अपनी, राजसमंद की बात हुई थी नहीं हुई थी? हमने कहा था हल्दी घाटी क्षेत्र, क्या बोला था हमने? लेकिन यहाँ राजसमंद नहीं है, लेकिन राजसमंद के स्थान पे क्या दिख रहा है? उदयपुर। उदयपुर के अंदर भी मिल रही है। और इसमें जब राजसमंद नहीं बना था उससे पहले की रिपोर्ट है ये। ठीक है, इसमें आपका उदयपुर आपको मिल रहा है, आपको चित्तौड़ मिल रहा है, आपको भिलवाड़ा मिल रहा है, ये सब लिखवाए थे मैंने, याद आ रहा है? ठीक है, और साथ ही में क्या मिल रहा है आपको? जयपुर, टोंक और आपका सवाई माधोपुर किसमें मिल रहा है? पीली भूरी मिट्टी के अंदर आपका मिल रहा है। फिर हम आते हैं नवीन भूरी। देखो यहाँ नवीन जलोढ़ है और यहाँ क्या है? नवीन भूरी। अब किसी ने रिपोर्ट बनाई होगी, उस रिपोर्ट को मैं वैसे याद रखना है। अब इसने कंफ्यूजन क्या दिया कि नवीन जलोढ़ और नवीन भूरी दोनों को इसने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो अगर नवीन जलोढ़ की बात करेगा तो यहाँ बाढ़ वाला इलाका आएगा, जबकि अगर नवीन भूरी की बात करेगा तो यहाँ वो इलाका आएगा जो आपके मध्य अरावली के क्षेत्र के अंदर आपका आएगा, जैसे भीलवाड़ा और आपका अजमेर। यहाँ क्या मिल रही मिट्टी आपको? नवीन भूरी मिल रही है। ठीक है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के, जलोढ़ और दिलिया का भूरी दोनों क्या लिख दिया आगे? नवीन लिख दिया। बस इतना ध्यान रखना, जलोढ़ अगर कह रहा है आपका तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये बाढ़ वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? बाढ़ वाला इलाका है। ठीक है, और इसमें आपके जो है कौन सा इलाका है? आपका भीलवाड़ा और अजमेर का इलाका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा। तो हम ये जानते हैं पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगी? जहां पहाड़ी इलाका होगा, और सर्वाधिक पहाड़ियां उदयपुर में। कहाँ पे है? और इस रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर और कोटा जो आपका है वहां पे आपकी जो मिट्टी है वो कौन सी है? पर्वतीय या गिली सोइल आपकी वहां मिलती है। लाल लोही बताया था मैंने, ये जो रिपोर्ट आपकी है उसके अकॉर्डिंग केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जबकि अपने जो है दक्षिण उदयपुर या सलूम्बर क्षेत्र है वहां भी मिल रही, पर इस रिपोर्ट के अनुसार केवल आपको याद रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर हम चलते हैं आगे, काली गहरी मध्यम। अब काली गहरी मध्यम हम पढ़ के आए थे हाड़ौती में। कहाँ पढ़ के आए थे? हाड़ौती पढ़ के आए थे। लेकिन ध्यान रखना कि आपके भिलवाड़ा और चित्तौड़ है, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में काली मिट्टी मिलती है। हमने पढ़ा था, हमने इस बात को पढ़ा था, आ रहा समझ में? तो अब यहाँ देखो एक जिला गायब है आपका 12। मैंने क्या बोला था कि इसमें जो रिपोर्ट आपकी बनी है उस समय वो जिले नहीं बने थे, रिपोर्ट आपकी पुरानी है, इस वजह से आप इसको यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कोटा बूंदी आपका देखा, झालावाड़ यानी हाड़ौती का बेल्ट। और हाड़ौती बेल्ट में आपको मैंने लिखवा रखा, अगर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो मैंने हाड़ौती पठार लिखवा रखा था, इसमें चित्तौड़ और भिलवाड़ा का भाग भी आता है। तो ये हाड़ौती बेल्ट के अंदर आपको जो मिट्टी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? काली गहरी मध्यम। इसने एक नाम यहाँ एक्स्ट्रा दिया, भरतपुर। ये हमको अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी तुमको याद है, लेकिन ये अलग से हमको याद यहाँ पे रखना पड़ सकता है। बाकी मिट्टियां आपके सामने जो हमने बात की थी वो है। अभी जो 7 मिट्टियां पूर्व में और 7 मिट्टियां कहाँ पे? पश्चिम में है। ये थोड़ी दिक्कत हमारे लिए कर रही है, लेकिन ये दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम जो बनाएंगे डायग्राम, नक्शा बनाएंगे, उस नक्शे में ये सारी मिट्टियां आपकी कवर हो जाएगी। केवल आपको जैसा मैं याद करवा रहा हूं वैसा का वैसा याद रखना है, और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप आसानी से इन मिट्टियों को याद रख सकें। आपका जो उद्देश्य वो क्या है? 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से हमको टिक लगाना है, हाँ या ना।
वो हो जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्टें होती है उसमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होता, वो एज इट इज याद करनी होती है। कोई डेटा दे रखा है, सेम टू सेम याद करना है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं, पहले एक बार यहाँ पे एक बार इसको बना लेते हैं। राजस्थान आपको ध्यान में अगर है, भौतिक विभाग आपने पढ़े हुए राजस्थान के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। चलो, राजस्थान का जो बंटवारा है वो किससे हो रहा है? अरावली से। किससे हो रहा है? अरावली से हो रहा है साहब। अरावली के मैंने आपको बताया पूर्व में 7 और पश्चिम में भी 7 प्रकार की मिट्टियां मिलती है। इनमें से बहुत सिंपल जो आपकी बातें हैं वो ये है कि 2-3 प्रकार की मिट्टियां तो केवल आपको ऊपर को ही मिल रही है, कुछ जिलों में मिल रही है, जैसे साई रोजेक्स और रेवेलिना। साई रोजेक्स और रेवेलिना कहां मिल रही है? ये मिल रही है गंगानगर में। आपके सामने में रिपोर्ट ऑफिस से जो है एक बार ऊपर बता दूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। साई रोजेक्स और आपका रेवेलिना कहां मिल रही है? गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर यानी कि वर्तमान का आपका हनुमानगढ़ भी और अनूपगढ़ भी शामिल है। तो ध्यान रखना कि यहां आपको मिट्टी मिल रही है साई रोजेक्स और आपका रेवेलिना। साई रोजेक्स और आपका रेवेलिना। एक मिट्टी आपकी है जिप्सी फेरस। कौन सी मिट्टी है? जिप्सी फेरस जो मिट्टी आपकी है, आपको देखेंगे केवल कहां मिल रही है? केवल मिल रही है आपका यह बीकानेर में। कहां मिल रही है यह? केवल बीकानेर में। ठीक है, जो एक एक दो आपके नाम है मैं उसको पहले आपको याद करता हूं ताकि वो आपके आसानी से आ जाएंगे। ये कहां मिल रही है? जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस केवल मिल रही है आपको बीकानेर में, जिप्सी फेरस। तो साई रोजेक्स हो गई, रेवेलिना हो गई और आपका हो गई जिप्सी फेरस। 3 याद हो गई, तीनों सरल सरल थी। अब बची 4। कितनी बची है? 4 बच रही है, जो थोड़ी सी हमको टफ लग सकती है लेकिन है नहीं। 4 में से अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, यहाँ देखो मरुस्थली मृदा, तो पूरा हम देख रहे हैं पश्चिम राजस्थान मरुस्थल है, तो वहां पे मिट्टी कौन सी मिलेगी? मरुस्थली मृदा मिलेगी। इसको अपन लेते हैं अंतिम में। क्या कह रहा है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ कहां मिलेगी? लूनी बेसिन में। कहां मिलेगी? लूनी बेसिन में मिलेगी। तो आप देखो यहाँ पे कि लूनी बेसिन कहाँ आएगा? लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ कौन सी मिलेगी? ग्रे ब्राउन जलोढ़। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? यह मिलेगी लूनी बेसिन में। आपने जो याद कर रखा है ना उसको अप्लाई करो, ऑटोमेटिक सब चीजें हो जाएगी। कितनी मिट्टी हो गई? 4 मिट्टी होगी। कितनी बच रही है? 3 बच रही है। एक मिट्टी हम पढ़कर आए थे मरुस्थल वाली। कौन सी वाली पढ़ के आए थे? मरुस्थल या बालूका स्तूप वाली। इसमें क्या था आपको याद रखना? J2B2, हाँ या ना? अब यहाँ देखो साथियों, आपका जो आपका मरुस्थली या जो मिट्टी आपकी है, जो बालूका स्तूप वाली मिट्टी है, वो आपको कहाँ मिल रही है? वो मिल रही है आपको इस बेल्ट में। इस बेल्ट में मतलब इसमें आपका कौन कौन आ गया? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और आपका बीकानेर। इसमें जो मिट्टी आपको मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? मरुस्थल एवं बालूका स्तूप। कौन सी मिल रही है? मरुस्थल एवं बालूका स्तूप। हम पढ़कर आए थे कि सबसे ज्यादा जो बालूका स्तूप बनेगी वो इसी भाग में बनेगी। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप मरुस्थल एवं बालूका स्तूप वाली मिट्टी। मरुस्थल एवं बालूका स्तूप। अब कितना बचा? 2 बचा था। 5 तो हो गए। अब जो 2 बचे आपके, उनमें से आप देखो यहाँ पे एक नाम आ रहा है कैल्सी ब्राउन। क्या आ रहा है? और मैंने क्या बताया था? जो कैल्सी ब्राउन मिट्टी आपकी है वो कहाँ मिल रही है? केवल बीकानेर और आपके जैसलमेर में। बीकानेर और आपका जैसलमेर, यानी इस पट्टी में मिल रही है। इस पट्टी में कौन सी मिट्टी मिल रही है आपको? इस पट्टी में मिल रही है आपको कैल्सी ब्राउन। कैल्सी ब्राउन बीकानेर और आपका जैसलमेर। वापस देख लो, साई रोजेक्स, रेवेलिना, गंगानगर, जिप्सी फेरस, बीकानेर, ग्रे ब्राउन आपका ये जो है आपका कैल्सी ब्राउन, बीकानेर और आपका जैसलमेर। बालू का स्तूप वाली मिट्टी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, या अगर सीक्वेंस में बात करो तो आपका बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उधर कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। ठीक है, ग्रे ब्राउन कहां मिल रही है? लूनी बेसिन में। कौन कौन आ रहा है? अजमेर आ रहा है, सिरोही आ रहा है, पाली आ रहा है और नागौर का इलाका आपका इसमें आता है। अब जो बीच में खाली बचा हुआ इलाका है, ये पूरा का पूरा जो इलाका आपका है, यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिलेगी? अभी हम बात कर आए थे कि सर यहाँ मिट्टी मिलेगी आपको कौन सी वाली? मरुस्थल वाली। कौन सी मिलेगी? मरुस्थली मृदा मिलेगी। आप देखो सारा बेल्ट इसमें आ गया, हाँ या ना? इसमें आप गंगानगर देख रहे हो, चूरू देख रहे हो, नून देख रहे हो, बीकानेर देख रहे हो, जैसलमेर देख रहे हो, है ना, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, ये सारा जो बेल्ट आपका है
ये कौन सा मिट्टी का है? यह है मरुस्थलीय मृदा का। किसका है यह? मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। तो राजस्थान में जो आपका ज्यादा मिल रही है मिट्टी कौन सी मिल रही है? मरुस्थलीय मृदा मिल रही है, जो अधिकांश भाग में आपको देखने को मिलती है। 7 मिट्टियां कंप्लीट है क्या? वापस दोहराना एक बार, सबसे उत्तर में क्या आ रहा है? साई रोजेक्स रेलिना। कहाँ आ रहा है ये? गंगानगर में। इसके बाद बीकानेर में क्या आ रहा है? जिप्सी टेरेस। फिर बीकानेर जैसलमेर में क्या आ रहा है? कैल्सी ग्राउंड। फिर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में क्या आ रहा है? बालूका स्तूपानी। कौन सी आ रही है? लूनी बेसिन में क्या आ रहा है? ग्रे ब्राउन जलोढ़। और जो पूरा बचा हुआ बेल्ट हमारा है, पूरे राजस्थान का पश्चिम भाग है, वहां पे मरुस्थलीय मृदा मिलती है। कितनी हुई है? 7। कोई आपत्ति किसी की? अब यहां से अपन चलते हैं कहां पे? पूर्व की ओर। कहां चलते हैं? प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना आसान आपके लिए होता रहेगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होता रहेगा। यहाँ देखो, ये अपने 5 मिट्टियां हमारी जो है हो चुकी है। 5 मिट्टियां हमने पढ़ ली है। अब हम चलते हैं यहां से आगे। चलो अब हम चलते हैं नंबर आपका जो नेक्स्ट हमारा आएगा, उसमें हम देखते हैं सबसे कम कौन सा है। तो एक जो बेसिक हमको याद है उसको हम पहले लेते हैं। जो चीज हमको याद है उसको पहले अप्लाई कर लो। काली मिट्टी याद है। क्या याद है? काली मिट्टी जो है वो कहाँ मिल रही है? जो काली मिट्टी आती है वो मिल रही है आपको हाड़ौती बेल्ट में। कहाँ मिल रही है? हाड़ौती बेल्ट में मिल रही है। तो काली मिट्टी आपको याद है, इस वजह से पहले हम काली मिट्टी को ही अंकित कर देते हैं कि काली मिट्टी जो है वो इस बेल्ट में मिलेगी। कौन सी मिलेगी? काली मिट्टी से हम कह रहे हैं मध्यम काली। क्या बोल रहे हैं? मध्यम काली। मध्यम काली मृदा। अब एक बात समझो, ये तो याद हो गई। एक मिट्टी और है जो केवल मिल रही 2 जिलों के अंदर, जो बड़ी आसान है हमारे लिए, वो है आपकी पर्वतीय। कौन सी है? पर्वतीय। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिल रही है? उदयपुर और कोटा। पर्वतीय मिट्टी को हम कहते हैं हिली सोइल। क्या बोलते हैं? हिली सोइल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे हिली मतलब एच, शॉर्ट में क्या लिख देंगे? एच। क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे एच उदयपुर के लिए, और एक आपका कोटा के लिए। उदयपुर और आपका जो उदयपुर और जो कोटा आपका क्षेत्र है उसके लिए हमने लिख दिया एच। क्या लिख दिया? एच लिख दिया, हिली सोइल। एक मिट्टी हम पढ़कर आए थे, दक्षिण राजस्थान में मिलती है लाल लोमी। क्या मिलती है? लाल लोमी मिट्टी हमको मिलती है। कहाँ मिल रही है ये? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोमी। कितनी मिट्टियां हो गई? गिनो तो 1, 2 और 3 मिट्टियां हो गई। कितनी बच रही है? 4। कितनी बच रही है? 4। चारों आसान है। चारों भी आसान है। कैसे? एक मिट्टी और है जो मिल रही 2 जिलों में केवल, नवीन बुरी। कौन सी मिल रही है? नवीन बुरी। नवीन जो बुरी आपकी मिट्टी है वो कहाँ मिल रही है? केवल और केवल भिलवाड़ा और आपका अजमेर में। कहाँ मिल रही? भिलवाड़ा और अजमेर में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो नवीन बुरी मिट्टी आपकी है, इसका 9 नंबर, इसका के साथ ये 9 नंबर का मैं 9 नंबर अंकित करता हूँ। ये जो मिट्टी आपकी है 9 नंबर मिट्टी, ये आपकी नवीन बुरी है जो मिल रही है भिलवाड़ा और आपके अजमेर में। अब हम ये पढ़ के आए थे कि जहां बाढ़ वाला इलाका है, जहां कौन सा इलाका है? बाढ़ वाला इलाका है, उस इलाके में मिट्टी कौन सी मिल रही है? नवीन जलोढ़। कौन सी मिल रही है? नवीन जलोढ़ मिल रही है, जो कहां मिलेगी आपको? पूर्वी राजस्थान में। कहां मिलेगी? पूर्वी राजस्थान में। अब देखो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गई। कितनी बच रही है? 2 बच रही है। दोनों भी आसान है। दोनों भी कैसी है? आसान है। देखो ये तो हमने पूरी पढ़ ली यहाँ से, है ना। अब जो 2 हमारी बच रही है उसमें अगर हम बात करें, नवीन बुरी हमारी हो गई है। अब हमारा जो बच रहा है, एक तो बच रही है पीली बुरी। क्या बच रही है? पीली बुरी बच रही है। एक बच रही है हमारी नॉन कैल्सी। क्या बच रही है? नॉन कैल्सी। तो पहले हम लेंगे नॉन कैल्सी। किसको लेंगे? नॉन कैल्सी। नॉन कैल्सी मतलब कैल्शियम नहीं है, और कैल्सी मतलब कैल्शियम है। कैल्शियम के ठीक सामने हम यहाँ कर देते हैं नॉन कैल्सी। क्या कर देते हैं? ठीक सामने। उधर क्या है? कैल्सी। इधर क्या है? नॉन कैल्सी। बिल्कुल ठीक सामने आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मिट्टी मिल रही है वो कैसी मिल रही है? नॉन कैल्सी या नॉन कैल्शियम आपकी जो है ब्राउन मिट्टी आपको मिल रही है। आप देखो ध्यान से वापस से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो नॉन कैल्सी वाला इलाका है वो इलाका कौन सा है? जयपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, अजमेर और अल्मोड़ा। ठीक है। अधिकांश जो भाग आपका वो यही बेल्ट है, यही बेल्ट, शेखावटी और जयपुर वाला। हाँ या ना? अब जो बचा ये पूरा जो आपका बेच है, ये बेच कौन सा है? नदी बेसिन वाला है, जिसमें आपकी जो है बनास और इधर चंबल बह रही है। हाँ या ना? और इस पूरे इलाके में अगर आप देखोगे तो यहाँ अरावली से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बहती है। इस वजह से यहाँ पे जो मिट्टी आपको मिल रही है वो मिल रही है भूरी। कौन सी मिल रही है? और अरावली से कटाव करके आ रही है, इस वजह से वो अपने साथ क्या लेके आ रही है? मिट्टी। जो लाल वाली मिट्टी क्या कर रही है? वो लाके यहाँ पे पीला कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो जो बचा हुआ पूरा इलाका है, ये इलाका पूरा का पूरा आप देखो बनास बेसिन का है। किसका इलाका है?
बनास बेसिन का इलाका है, और जो बनास बेसिन का इलाका आपका है वो हो जाएगा आपका 8 नंबर मिट्टी। कौन सी जाएगी? 8 नंबर। मैं इसको केवल 8 नंबर अंकित कर रहा हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो है 8 नंबर मिट्टी आपकी है, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आपका इधर भी है। ठीक है, ये 8 नंबर की मिट्टी आपकी मिल रही है बनास बेसिन में। अब याद कैसे करना है, मैं फिर से रिपीट आपके सामने करता हूँ जल्दी से, ताकि आपको याद भी चीजें हो जाए। पहला जो नाम है साइरोजेक्स, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेलिना भी आप कर लोगे, जिप्सी तरफ भी करोगे, एक एक जिले ही है, हाँ या ना। फिर आपका आता है मरुस्थली मृदा, तो पूरा जो मरुस्थली इलाका है हमारा, वहां पे मिट्टी मिलती है। इतना इजी क्वेश्चन भी आपके लिए नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या मिल रहा है आपको? यहाँ मिल रहा है ग्रे ब्राउन जलोढ़। क्या मिल रहा है? इसके लिए मैंने क्या बोला आपको? इसके लिए मैंने बोला लूनी बेसिन। क्या बोला? याद हो जाएगा। लूनी बेसिन जो जिले आपके आ रहे हैं, वहां पे मिट्टी आपको मिलती है ग्रे ब्राउन जलोढ़। कौन सी मिलती है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ प्रकार की मिट्टी आपको मिलती है। कोई आपत्ति किसी की? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कैल्सी। नॉन कैल्सी कहां मिल रही है? नॉन कैल्सी मिल रही है कैल्सी के ठीक सामने। ये जो इलाका है कौन सा है? शेखावटी और आपका जयपुर का इलाका है, जिसमें आप देखोगे तो ये आपको लिख दो यहाँ पे शेखावटी व जयपुर। शेखावटी व जो जयपुर संभाग आपका पहले वाला था वहां पे। ठीक है, इसमें केवल एक ही नाम अटपटा आपका दिखेगा, वो अजमेर दिखेगा, नागौर दिखेगा। फिर आ जाओ नवीन जरूर कहां मिलेगी? तो ये जो इलाका आपका है ये कौन सा है? ये आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा इलाका है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, जो कहां आ रहा है? पूर्व की ओर आ रहा है। जो पीली भूरी वो कहां है? मूलतः बनास बेसिन में। कहां है वो? बनास बेसिन में। आप देखो सारे आपके जो नाम आप पढ़ के आए थे बनास बेसिन में वही आ रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि राजसमंद किससे लग हुआ? उदयपुर से। किससे लग हुआ? जब रिपोर्ट आई तब भी आपका राजसमंद नहीं था, तो नदी कहां निकल रही है? नदी निकल रही है आपकी उदयपुर से। ठीक है, कहां गई उदयपुर से निकल के? चित्तौड़ गई। फिर कहां गई? भिलवाड़ा गई। कहां गई आपकी? भिलवाड़ा। फिर कहां गई आपकी? आप देखो यहाँ पे अजमेर निकल तो गई। फिर कहां गई? सवाईमाधोपुर। और जयपुर से सारी नदियां आ रही है, हाँ या ना? कौन हो गया पूरा का पूरा? ये हो गया आपका बनास बेसिन। नवीनपुरी केवल 2 जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, भिलवाड़ा और आपका अजमेर। फिर यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, पर्वतीय मिट्टी कहां मिल रही है? 2 जिलों में, कोटा और उदयपुर में। लाल लोगी 2 जिलों में, भिलवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। काली गहरी हाड़ौती में। कहां मिल रही है? हाड़ौती क्षेत्र में मिल रही है, ध्यान रखना। हाड़ौती पठार में आपकी ये मिट्टी मिलती है। कैल्सी ब्राउन कहां मिल रही है? केवल 2 जिलों में आपका है, जैसलमेर और आपका बीकानेर। और जो मछली मिट्टी है वो कहां मिलेगी? J2 B2 मिलेगी। तो ये 14 प्रकार की मिट्टियां हैं, इनको हमें याद भी करना और इस मानचित्र को दिमाग में जो है बिठाना है। अगर ये बैठ गया तो इससे आने वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, गारंटी है। क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं, जो दे रखा है वो याद करना है। ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। मैंने किया है कि आपको याद कैसे करना है वो ये मैंने बता दिया, हो जाएगा। चलो एक बार के लिए जो है आप इसको उतारें और लिखें, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार राज्य में पाई जाने वाली मृदा, राज्य में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार राज्य में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार। कृषि विभाग राजस्थान, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार राज्य में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार। राज्य में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार, ये तो लिखोगे ना, तो लूनी बेसिन ये लिखना ब्रैकेट में, ये अपने याद करने के लिए। ठीक है, पहले इसको उतारो इंडेक्स को, फिर चलते बना आगे। आज क्या बात, एक भी कमेंट नहीं आया वही तो। आपके डबल ए में वो भी है, स्टेट योजना भी है, वही पढ़नी पड़ेगी। सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट आपके हैं, पढ़ाएंगे।
हाँ बांध, सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत लेंदी, पूरे राजस्थान डाल दिया। बच्चे कह रहे जल्दी कराओ, जल्दी कहाँ से कराओ, ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बिठाना जरा काम तो। तीसरे क्लास की मानो यार, कोशिश पूरी है। दिवाली से कनेक्ट निपटा देंगे आप बस। हाँ, पढ़ते समय जल्दबाजी किसी भी तरह से मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप, क्योंकि आप चाहे घर पे पढ़ाई करो तब भी या क्लास में पढ़ो तब भी। एक और सिंपल सी कहावत है, जितनी डालोगे इतनी शक्कर उतना मीठा होगा, जितनी ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना तुम्हारा फायदा है। आज भी ये 2 घंटे की शादी से पूछ रहे हैं। वो पेपर भी तुम्हारे क्या करते हैं, अपने पेपर में मिस्टेक आई है ऐसा, टाइपिंग मिस्टेक थी। देख लेता हूँ उनको, पेपर सोल्व भी करवाना था ना वो वाला, लास्ट में करा देंगे। क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के देता हूँ मैं, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के देता हूँ। क्या हो गया था? अच्छा नहीं था पेपर, अच्छा नहीं आया? अच्छा था ना, बस बस आए नहीं होंगे, क्वेश्चन की बात है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना कि आप लोगों को इस बार क्या दे रहे हैं, सब याद ही करना। गाड़ी हो सकता है रिवर्स भी आ जाए, कभी कभी सीधे सीधे चलते हुए। जब पढ़ते रहो, पूछो मत। अरे मेंस भी तो आएगा, मेंस में भी देखो ना, ऐसे कैसे लिख देना, तो दिखा रहा हूँ, ऐसे कैसे चिपका के देना, हो जाएगा तुम्हारा। मेंस में तो नंबर पूरा जाएंगे इसमें। राजस्थान की बात करना हो गया आप लोगों का, चले सिमन आगे, जल्दी करना है ना। एक टॉपिक अभी वो नक्शे मिलेंगे ना आप लोगों को, वही पढ़ाना है। मना तो कर रहे थे सब लोग नहीं पढ़ाए। अरे यहाँ भी तो कह रहे थे मुझे वो पढ़ा देंगे, अभी करो पढ़ना, आधे घंटे का काम हो गया यहाँ तो सभी का। किसका बाकी है? जल्दी करो। अरे कोई बात नहीं, बराबर पढ़ लेना, ज्योग्राफी में कैसे पढ़ते हो देखना, तैयार हो जाएगा तुम्हारे। चले, उतारो इसको। भाई मिट्टी का रंग जो है ग्रे क्यों हुआ? तापमान की अधिकता के कारण हुआ। किसलिए हुआ था? तापमान की अधिकता के कारण।
उतार लो। चले आगे। एक साथी पूछ रहे हैं फर्स्ट टाइम जीके पढ़ा है, इतनी चीज याद कैसे रखें? याद रखने के लिए टिप्स नहीं होती है, प्रैक्टिस होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके याद होगा, है ना। ना तो कोई ट्रिक काम करती है, ना कोई टिप्स काम करती है। टिप्स तो बताइए मैंने आपको, ये बनास बेसिक टिप्स तो है ना। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यूं सोचो कि जीके में से हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 बार आप इन चीजों को पढ़ोगे, है ना, तब जाके चीजें याद होना स्टार्ट होगी। कंप्लीट सभी का यहाँ तक? किसका बाकी है? जल्दी कीजिएगा। अरे हाँ हाँ, करना दो सबको काम। चले इससे आगे, इसको उतारो।
चल रहे हैं। चले आगे। किसका बाकी है? अरे भाई शक्तिमान गुस्सा नहीं। कंप्लीट है आप लोगों का? किसका बाकी दोस्तों? अभी भी सभी का हो गया? चलो अब जो अंतिम अपना है ये मानचित्र बनाना है। इसकी प्रैक्टिस भी करनी घर पे। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। समय लो, इस पे आराम से बनाओ। तुमने कहाँ उतारा उसको? कहाँ उतारा गिट्टी वाला? ये उतारा कब? मैं अचानक सडन में देख के नीचे आया। मैंने यार कहाँ उतारा जैसे। हाँ हाँ प्रैक्टिस।
मैंने चित्र बनाए थे, आप इस चित्र के साथ चलते रहो और सहायक नदियों के नाम याद कर लो और उसको कोई स्पेशल बात दे रखी है। सहायक नदियों में अगर स्पेशल कोई बात दे रखी है, छोटी नदियों में सहायक में, तो नदियाँ बड़ी है, जैसे बनास नदियाँ हैं, तो बनास नदी अगर नदियाँ सहायक है तो सब बड़ी नदियाँ हैं, वो तो याद कर लीजिए। अगर उनमें कोई छोटी नदी है, जैसे मान लो मानसी वाकल, तो मानसी वाकल में केवल क्या है, बांध बना वो याद रखना है। किसी सहायक है, साबरमती है सहायक भी याद रखना है। उद्गम उद्गम कुछ नहीं पूछता है, वो पूछेगा बांध कौन सा है और सहायक किसकी है। जैसे अपन पढ़ के आए थे माही की, माही में कौन सी नदी आई थी, अनास मोरेन आई थी, वो सहायक नदी किसकी है, ठीक है। तो अभी आपको 3 से 4 बार इसको रिवाइज करना है, तब जाके ये चीजें सही रहेगी, उससे पहले नहीं आ सकता। अच्छा बनाया, शानदार। काम तो करता है ये। वो दिख रहा है ना सामने के बनाया तो मैं, मेरा नहीं बना इतना अच्छा तो। इसकी प्रैक्टिस करना एक बार ना, ताकि थोड़ा सा याद अच्छे हो जाए। एक बार ये वो जो मैं दिया आपको समझा दूंगा, फिर अपन 1 और 1 की पढ़ेंगे। और एक आपका बच रहा है परियोजना है, सिंचाई परियोजना, दोनों में से कोई भी उठा लेंगे। आप बहुउद्देशीय हैं, इरिगेशन के प्रोजेक्ट आपके हैं, पढ़ा देंगे। क्या पढ़ना चाह रहे हो, 1 और 1 जी क्या सिंचाई परियोजना है, सिंचाई? चलो देख लेंगे दोनों में से एक बार क्या रहता है। वन और 1 चीज बनानी पड़ेगा, दोनों टॉपिक बड़े हैं, दोनों बिल्कुल बड़े हैं। हाँ ठीक है, आएगा ना, सब आएगा। तो सब ये पहले ज्योग्राफी खत्म हो जाए, फिर अर्थव्यवस्था में जाएंगे। अगर बोल दो तो मिलना तो सेंसस कहते बात ही नहीं गवर्नमेंट के, सेंसस आए आए तो सही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, तो हमको पुरानी तो पढ़नी नहीं, प्लस पुरानी दोनों आनी चाहिए। जब लोग नहीं आया आप एग्जाम तक, डेटा नहीं आया, ठीक है, डेटा नहीं आया तो अच्छा है ना, एक ही पढ़ना पड़ेगा, दो पढ़ने पड़ेंगे। चले इससे आगे, कंडक्टिविटी
थोड़ी तो हवा बाहर मेरी सारी ऊपर मिट्टी गर्मी। चले इससे आगे, किसका बाकी है? कीजिए जल्दी। अब जो आपको दे रखे हैं मानचित्र, उस पर अपन बात करेंगे। आप लोग क्योंकि सोयल साइंस पढ़ते हो, मुझे बताओ कि राजस्थान के अंदर जो मृदा की प्रयोगशालाएं हैं वो कहाँ हैं? जोधपुर और जयपुर के अंदर आपकी क्या है? मृदा की प्रयोगशालाएं हैं, है ना? और आपको ध्यान होगा कि जो आपका मृदा हेल्थ कार्ड बांटे गए थे, कहाँ से? हाँ। फिर अपन अभी इसमें एक दो बातें आपको लिखवा देता हूँ ताकि ये जो बिंदु इसमें जो इंपोर्टेंट बातें राजस्थान के संदर्भ में है वो अपनी हो जाएगी पूरी। एक बार हो जाए आप लोगों का, फिर चलते हैं। कुछ है सभी का हो गया साथियों? किसका बाकी है? चले, बाकी है किसी का? चलो फिर नहीं है तो अरे बोलो। अब एक बात समझो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मृदा प्रयोगशालाएं कहाँ है? कहाँ है? जोधपुर और जयपुर में, है ना? इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो है व्यर्थ भूमि कहां पे है राजस्थान में? व्यर्थ मतलब खराब, बेकार, कहां हो जाएगी? जैसलमेर में। ठीक है, व्यर्थ कह दो, इसको बंजर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बंजर भी कह सकते हो। एक आपका सर्वाधिक पठारी जो भूमि है वो कहां मिलेगी? वो मिलेगी राजसमंद में। क्या हो गया? हाँ पहले लिख दो, या फिर मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक पे कर दूंगा साइड से ना। अब आप देखो साथियों यहाँ पे कि हम जो बात कर रहे हैं, तो हमने देख लिया कि सर्वाधिक जो व्यर्थ भूमि है बंजर वो कहाँ है? जैसलमेर में। क्योंकि जो पठारी भूमि है, पथरीली भूमि है, वो कहाँ आपको मिल रही है? राजसमंद में मिल रही है। एक बात और आती है कि जो सर्वाधिक आपकी पड़ती भूमि है, पड़ती मतलब बिल्कुल जो आप छोड़ देते हो ताकि उसमें जो है उपजाऊपन वापस से विकसित हो जाए, सर्वाधिक पड़ती भूमि आपको मिलती है, वो मिलती है जोधपुर में। कहाँ मिलती है? जो हमारा जोधपुर है उसमें आपको मिलती है। ठीक है, तो इन चारों बातों को अब उतार लें। क्या हो गया? एक सेकंड वेट। ठीक है, कीजिए। हाँ, अब मतलब आपके जो है हर जगह पे हर जिले के अंदर डाल दिए। मुख्य रूप से जो बड़ी है वो कहाँ है? तो यहाँ है। अभी तो हर जिले में, उदयपुर में भी है, शहर के अंदर है ना। आप में से कुछ लोगों ने कहा था वो कुछ जो देसी शब्द है वो लिखवाने हैं, तो मैं उसका वो देखता हूँ, उसकी कुछ अगर व्यवस्था होती है तो फिर हम बाद में लिख देंगे उसको। जो आपके देसी भाषा में, जो राजस्थानी भाषा में जो शब्द है ना, पानी को लेके, मिट्टी को लेके, वो करेंगे उसकी व्यवस्था कुछ। ये हो गया आप लोगों का? चले, अब जो हम बात करेंगे वो मैंने आपको नक्शे दिए, निकाल दो फटाफट से। एक आपको जो मैप दिया है अभी, एक इंडेक्स और मैप दिया है, उसको देखना खाली। उसमें केवल हमको समझना है कि वो है क्या, कैसे प्रश्न बन सकते हैं और क्या प्रश्न आए हुए हैं। पिछली बार भी मैं बता दूं कि जो आपका एग्जाम हुआ था
सुपरवाइजर का, उसमें प्रश्न पूछा था। एक एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का वीडियो वाला, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे इसी आपके पेपर से। एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन दे दिए। एक एग्जाम हुआ था लेबर असिस्टेंट का, उसमें आए थे क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर। बहुत सारे आपके जो हैं क्वेश्चन इसमें आपके मिलते हैं आपको। और अभी बात है लेबर असिस्टेंट, बता दूंगा लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आएगी, साइंस वालों के लिए भी आएगी और ज्योग्राफी वालों के लिए भी आएगी। लेबर असिस्टेंट 12वीं पास मांगता है, क्या मांगता है? 12वीं पास। साइंस वाले अगर आप हो तो भर सकते हो। हाँ साथियों, चलो अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कृषि जलवायु प्रदेश की। आप एक बात समझो, हम लोग पढ़कर आए थे जलवायु प्रदेश, जिसमें हमने पोपेन, त्रिवार्था, थानवेल की बात की थी। उसने क्या बात किया था कि उसने वर्षा के आधार पे, वनस्पति के आधार पे राजस्थान को बांटा। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का हो रहा है कि हम जो है आपका इस राजस्थान को बांट रहे हैं कृषि जलवायु के आधार पे। अब जैसे क्या हम पूरे राजस्थान में एक समान फसलें उगा सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम राजस्थान में वो फसल उगा सकते हैं जो कश्मीर में, हिमाचल में हो रही है? नहीं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो आपकी अलग है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में कई सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपकी जो जलवायु है वो अलग है। इस वजह से वहां पे जो क्रॉप पैटर्न आपका है, जो फसल प्रारूप आपका है, वो आपका डिफरेंट है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। और उसी आधार पे आपने जो है राजस्थान को जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें 5 और उपभाग की बात करें 10 प्रकार के जलवायु खंडों में आपने बांटा है कृषि के आधार पे। तो मूल बात ये कही गई है कि जो आपने बांटा है वहां पे जो क्रॉप आप ले रहे हो, जो फसल आप ले रहे हो, वो प्रारूप कैसा है, या वहां पे कौन कौन सी आपकी जो है फसलें आपको मिल रही है, उससे जिले कौन से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो नंबरिंग कर रखी, जो जोन बांट रखे हैं, उन जोन के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। क्या प्रश्न आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आपने या पॉइंट दे दिया, मैं कहता याद करो, नहीं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं कि आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ये पहला आपको पता लग गया कि कृषि जलवायु के आधार पे हमने राजस्थान को 10 खंडों में बांटा है। मुख्य रूप से कितने? 5 और उपभाग मिला के कितने हैं? 10। नंबरिंग की बात करते तो 1 2 3 4 5 रोमन संख्या में। उसके बाद में आपने कुछ को बांटा है ए बी सी में, हाँ या ना? तो हमको वो देखना है कि ये जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, और इसमें जो विशेषताएं वो क्या है, और साथ ही साथ में बड़ा कौन, छोटा कौन, जिले कौन से। अब इसको याद रखना है, बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की है वो दिमाग में बिठा लो। हमने भौतिक विभाग पढ़ लिया राजस्थान की, हमने जलवायु पढ़ ली, वो अगर आपको याद है तो आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे। चले अपन इसमें आगे। पहले मैं ले जा रहा हूँ आपको डायरेक्ट कहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे लेके जा रहा हूँ मैं। आपको ले जाऊंगा पहले मैप के ऊपर। कहाँ ले जाऊंगा? मैप के ऊपर। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा इस इंडेक्स के ऊपर। प्रश्न जो बनेगा वो इसी इंडेक्स से बनेगा, इसके अलावा बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा।
और एक आपका ये नेप है। बस ये दो बातें हमको ढंग से याद करनी है, हमारा काम हो जाएगा। पहली बात हमने याद कर ली कि राजस्थान को हम बांटते हैं 10 कृषि जलवायु खंडों में। कितने बांटते हैं? 10 में। इसमें नंबरिंग कर रखी है। नंबरिंग भी आप देखोगे तो बड़ी सीक्वेंस है, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे नंबरिंग में, हाँ या ना? 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग बड़ी सिस्टमेटिक हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे लिए नहीं है। अब आप देखो, जो एक नंबर आपका क्षेत्र है उसके 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड है। अब इन 3 खंड का सीक्वेंस कई बार हमारे से जो है उलझ जाते हैं हम लोग कि बी पहले आएगा, सी पहले आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना कि जो आपका ये खंड है, इस खंड में आपको ध्यान रखना है कि पहले खंड में हम 3 भाग बांट रहे हैं, बी सी और ए। बी सी ए क्या है? हम क्या बात कर रहे हैं? बी सी ए की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो खंड आ रहा है वो आ रहा है पहला उत्तर में, वो आ रहा है फर्स्ट बी। सीक्वेंस जमाने का क्वेश्चन दे सकता है कि उत्तर दक्षिण की ओर आप जो है इनको जमाए, अरेंज करें। तो पहले क्या आ रहा है? उत्तर में आपके राजस्थान में बी आ रहा है, जरूरी कि इसको दे, यहाँ उठा के दे सकता है, ये उठा के दिया कि फर्स्ट बी सेकंड ए, फिर इस तरह से आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट बी जो आपका है वो सबसे उत्तर में आ रहा है। आप जानते हैं कि इस बेल्ट में जो है एरिया कौन सा लगता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ वाला। यहाँ पर बेसिन कौन सा है? लूनी। कौन सा बेसिन है? लूनी है। कौन सा है? कौन सा है? जाग रहे हो एकदम, इन्होंने बोला नहीं सर। कौन सा है? गग्गर है। और कुछ लोगों ने बाद में तुम्हारी लूनी की गग्गर, तो इसका मतलब आप लोग जो है चेते हुए तो हो। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप जो है पढ़ के आए हो भौतिक भाग, और आप पढ़ के आए हो क्या? जलवायु। वो हमको याद है तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ जो बेसिन आपका है वो कौन सा है? वो बेसिन आपका गग्गर का इलाका है। और आप ये जानते हो कि ये जो क्षेत्र है वो अंत प्रवाह का है। कैसा है क्षेत्र? अंत प्रवाह का क्षेत्र है। और ये जो आपका क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है आपका अंत प्रवाह वाला। और इसमें एक और मुख्य बात ये है कि इसी बेल्ट में हम देख रहे थे सर्वाधिक नहरें हैं। सर्वाधिक क्या है? तो ये नहरों से सिंचित क्षेत्र है, नहरों से सिंचित क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। जिले इसमें कौन से आएंगे? जो आपके आ रहे हैं गग्गर बेसिन में वो आएंगे। और इसका जो क्रमांक है वो क्या है? फर्स्ट बी। फर्स्ट बी है, और ये राजस्थान के सबसे उत्तर में मिल रहा है। अब दिमाग ये लगाओ, अपन इंडेक्स में जा रहे हैं, केवल जनरल बात कर रहे हैं, इंडेक्स में बाद में जाएंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या उगा रहे हो आप लोग? गेहूं, कपास, गन्ना और चावल, हाँ या ना? ये उगा रहे हो। तो बस वही दिमाग में रखना है साहब, यहाँ पे ये चीजें आपकी उग रही है। इसके बाद हमने देखा कि साहब यहाँ नहरें हैं और यहाँ पे नाली बेल्ट है। क्या यहाँ पे क्षेत्र? नाली बेल्ट का इलाका है। फिर आ जाओ सी पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पे फर्स्ट सी जो आपको दिख रहा है, ये आप देखें कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि जैसलमेर आपको दिख रहा है, बीकानेर दिख रहा है, चूरू का इलाका दिख रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जो इलाका है वो कैसा है? ये इलाका मरुस्थलीय है। कैसा इलाका है? मरुस्थलीय है। और यहाँ पे आपका जो है शुष्क इलाका है। कैसा इलाका है? ये शुष्क क्षेत्र है। जब शुष्क क्षेत्र है तो यहाँ पे कृषि ज्यादा नहीं होगी, और जो कृषि होगी वो कब होगी? वो होगी केवल वर्षा काल में। और वर्षा काल में जो इलाका शुष्क होता है, हम जानते हैं कि वहां पे केवल मोटे अनाज उगते हैं। क्या उगते हैं? क्या उगा सकते हैं हम मोटे अनाज में? बाजरा है ना, ज्वार बाजरा की बात करें यहाँ पे तो मूल रूप में बाजरा यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाओ ए पे आ जाओ। एरिक जो आपका जो एरिया है, पश्चिमी शुष्क आपका क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? आपका आ रहा है एक तो बाड़मेर और एक आपका दे रखा है जोधपुर। ये भी इलाका कैसा है? शुष्क इलाका है। यहाँ भी क्या उगाओगे? मिलेट फसलें। क्या उगाओगे यहाँ पे? मिलेट फसलें आपकी जो है, जो मोटे अनाज आपके हैं उगाओगे। तो 3 जो आपने देखे यहाँ पे, सबसे पहले हम चलते हैं वापस से बी पे। कैसा इलाका है? सिंचित इलाका है। कैसा इलाका है? सिंचित क्षेत्र है। और इस वजह से यहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। ये क्रॉपिंग पैटर्न वो पैटर्न आपका है जो मिलता है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ मिलता है ना? क्योंकि यहाँ पे आपकी व्यवस्था किसकी? सिंचाई की है। इस वजह से आप केवल कपास उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, सरसों उगा रहे हैं और गन्ना उगा रहे हैं और फल उत्पादन कर रहे हैं, हाँ या ना? तो ये जो पैटर्न आपका वो डिफरेंट इसलिए कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। फिर अपन आते हैं सी पे आते हैं, तो कैसा है? शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, जहां पे अब जाके नहरें पहुंची है और वहां पे क्या हो रहा है? सिंचाई आपकी होने लगी है। इस वजह से यहाँ पे कुछ आपका जो है एरिया में पानी आपका आ रहा है। देखो यहाँ ब्लैंक कर रखा है, यहाँ पे आपका कोई भी फसल नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे केवल मोटे अनाज। क्या होंगे यहाँ पे? केवल आपके मोटे अनाज जो आपके हैं। जैसे यहाँ देखिए बाजरा, मोट और आपका ग्वार। तो मैं इसको मेंशन करता हूँ, बाजरा, मोट और ग्वार। मोट याद है लोगों को?
क्या है, मोट मोट की बनती है अपने यहाँ नमकीन, बीकानेरी भुजिया, हाँ या ना। इस बेल्ट में आपकी ये मोट आपकी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बाजरा और मोट आपको मिल जाएगा। फिर अपन आते हैं फर्स्ट ए में, ठीक है साहब, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है। देखो ये आपका जो बता रखा है, ये बता रखा है आंशिक सिंचित क्षेत्र है, और ये आपका कैसा है, शुष्क आपका जो है मैदानी भाग है, जिसमें आपका बाड़मेर और जोधपुर आपका आ रहा है। इसमें मोटे अनाज कौन से हैं, बाजरा, मोट और आपका ग्वार है, ठीक है। ग्वार से बता दूं आप लोगों को, ग्वारगम उद्योग आपके जोधपुर में है। कहाँ पे है, तो ग्वारगम उद्योग आपका है, और बोरा नाडा इसका केंद्र है। कौन केंद्र है इसका, बोरा नाडा के अंदर आपका जो है ग्वारगम उद्योग का जो है आपका ये केंद्र है। और यहाँ से आप जो है निर्यात भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निर्यात भी कर रहे हो। यहाँ पे इसके लिए सेज की स्थापना की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की है। जब उद्योग पढ़ूंगा आपको तो ये बातें आपको दिखाऊंगा कि जो बोरा नाडा आपका प्रसिद्ध है उसके लिए, वो प्रसिद्ध आपका है हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट के लिए, और ग्वारगम उद्योग के इलाका प्रसिद्ध है। क्या कौन सा इलाका, जोधपुर का आपका जो है बोरा नाडा, ये वाला क्षेत्र। अब यहाँ से चलते हैं अपन आगे। तो ये तीनों बातें हमने कर ली है कि फर्स्ट आपका जो है ए, बी और सी में क्या क्या है, पर हमने याद कैसे किया, हमने याद उल्टा किया, पीसीए किया है, तो सीक्वेंस आपका है उसमें याद करा है। अब आ जाओ सेकंड की बात चलते हैं। तो सेकंड दो है, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए जो इलाका है, इसमें आप दिमाग लगाओ कि ये शेखावटी का इलाका है। ये वो बेल्ट है जहां पे नदियों का अभाव है, और जहां पे खारे पानी की झीलें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ शेखावटी में जिले कौन से आएंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और यहाँ एक बेल्ट दे दिया नागौर, और दे दिया आपको इलाका नागौर का। जबकि सेकंड आपका बेल्ट है, सेकंड बी जो आपका है वो लूनी बेसिन है। कौन सा इलाका है, लूनी बेसिन का क्षेत्र है। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ पानी की कमी है, यहाँ पे कुछ नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ कृषि कार्य आपका जो है वो होगा किसमें ज्यादा, आपके लूनी बेसिन में। अब यहाँ से अगर आप जाते हो वापस से कहाँ पे, यहाँ देखते हो तो पहला जो आपका है वो आपका कैसा इलाका है, अंतःस्थलीय, यानी आपके आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। मैंने क्या बताया था, नदियों का अभाव और खारे पानी की झीलें ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र आपका है, जिसमें आपका शेखावटी और आपका जो है नागौर का इलाका आएगा। और यहाँ पे भी आपकी जो फसल पैटर्न है वो वही वाला है, मोटे अनाज वाला, है ना। फिर यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट आपका लूनी बेसिन, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि जो जिले जहाँ पे आपकी नदी बह रही है, इसमें पाली, जालोर, सिरोही का जो इलाका है, और साथ में जोधपुर का इलाका है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है कि यहाँ पे मोटे अनाज तो है, लेकिन यहाँ पे सरसों, तिल और जीरा भी हो रहा है। जालोर जान रहे हो ना, जीरा, गोड़ा जीरा होता है यहाँ पे। अब यहाँ एक नाम आया तिल, पाली प्रसिद्ध है, तिल के लिए कौन प्रसिद्ध आपका है, उत्पादन में पाली। फिर यहाँ एक नाम आया सरसों। अब कुछ लोगों का दिमाग घूमेगा, सब सरसों। मैं अगर आपसे पूछूं राजस्थान में सरसों मंडी कहाँ है, सेवर, भरतपुर, अरे हाँ या ना, ऐसे कर दो हाथ, नहीं है। सेवर भरतपुर तो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों मंडी दिमाग बिठा देना, सुमेरपुर पाली में। कहाँ पे है, सुमेरपुर पाली में है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे है सरसों मंडी, सुमेरपुर पाली के अंदर है। इस वजह से यहाँ आप जो है यहाँ सरसों देख रहे हो। तिल भी आपका वहां पे हो रहा है, और सरसों मंडी भी कहाँ, हमारी सुमेरपुर पाली में। इस वजह से आप सरसों जो है वहां पढ़ रहे हो, जीरा पढ़ रहे हो, जालों की वजह से पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो मोटे अनाज है, बाजरा, ग्वार है, वो आप पढ़ रहे हो इसकी वजह से, जो आपके इलाका है जोधपुर वाला इलाका, उसकी वजह से पढ़ रहे हो। और ग्वार का उद्योग काम बताया मैंने आपको, बोराडा, जोधपुर में। जो चीजें याद कर रहे हो उसके साथ में इसको लिंक बिठाना पड़ेगा, क्यों यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया मैंने आपस से आपको, है ना। अब यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। विद्या आपने सरसों मंडी कहाँ पे है, सुमेरपुर पाली के अंदर है। चले इससे आगे। अब आपका जो है वो आ जाएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था शायद अभी सुपरवाइजर में। थर्ड में दो है, ए और बी। थर्ड में क्या है, दो है, ए और बी। अभी आप देखो यहाँ पे कि जो बी वाला है, पहले उसको देख लो। ये क्या बोल रहा है, ये आपका इलाका है बाढ़ प्रभावित है। कौन सा इलाका है ये, अभी पढ़ के आए थे तुम, नवीन जरोड़, याद आ रहा है, कहाँ मिल रही थी, वो आपकी मिलती थी जहां बाढ़ आपकी आ रही थी। इसमें आप देखोगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर का इलाका इसके अंदर आपका आएगा, ठीक है। और जो आपका थर्ड ए है, ये आपका बता रहा है सेमी एरिड। क्या बता रहा है, ये अर्धशुष्क बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये अर्धशुष्क पूर्वदानी भाग बोल रहा है। तो यहाँ पे दो तरह के पैटर्न मिल रहे हैं। एक इलाका वो है जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, एक इलाका वो है जहां पानी की मात्रा इसकी तुलना में कम है, इससे ज्यादा है लेकिन इसकी तुलना में कम है। ये जो आपका थर्ड ए है, ये थर्ड ए जो है वो कहाँ आ रहा है, अरावली के पूर्वी ढाल पे। कहाँ आ रहा है,
अरावली के पूर्वी ढाल पे आ रहा है और ये प्रश्न पूछा गया था कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन आया था। थर्ड ए में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है अजमेर टोंक का इलाका आपको देखने को मिल रहा है। और जो आपका थर्ड बी है उसमें आपके मैं बता दिए जिले जहां पे बाढ़ आती है वो जिले मिल रहे हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है, ये है कि सिर्फ एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी की मात्रा कम है। अब जो हम बात करें थर्ड ए की बात करें जो बिल्कुल आपके नियरेस्ट पे है, अरावली के टच में है, उनकी अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये अर्धशुष्क है। कैसा है ये? अब अर्धशुष्क क्या समझो, यहाँ समझो कि अर्धशुष्क तो यहाँ भी है, पर यहाँ वर्षा 50 से कम थी और यहाँ वर्षा 50 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें क्या बोला, इसकी तुलना में वर्षा ज्यादा यहाँ मिल रही है, लेकिन इसकी तुलना में वर्षा यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए क्या बोला इसको, हमने बोला इसको अर्ध शुष्क बोला। और यहाँ अगर आप देखोगे तो जो अर्धशुष्क का इलाका है इसमें आपका जो है अजमेर, रूसा, जयपुर, टोंक वाला इलाका है। और ये अजमेर में क्वेश्चन किसमें बना था इस एग्जाम में। यहाँ जो आपका पैटर्न मिलेगा तो पूर्वी राजस्थान में अगर आप जब प्रवेश करोगे तो गेहूं और सरसों तो आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में चना है। बाजरा राजस्थान के अंदर ऐसी फसल है जो अरावली के दोनों तरफ है, जो अरावली के दोनों तरफ है, पूर्व में भी है और आपका पश्चिम में भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गेहूं आपका मिल रहा है, सरसों मिल रहा है, बाजरा मिल रहा है। फिर आ जाओ, जब बाजरा से मिल रहा है, ये इलाका कैसा है, अर्धशुष्क है, तो सूट कर रही क्लाइमेट इसको, इस वजह से यहाँ भी आप इसको उगा रहे हो। फिर हम बात करते हैं बाढ़ संभावित जो आपका इलाका है उसमें अगर हम बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सभी माधोपुर का इलाका आ जाएगा। यहाँ पे आप जानते हो कि भरतपुर आया तो क्या आ जाएगा, सरसों आएगा, गेहूं, चना और जो है आपका वो आपका यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सेम पैटर्न है लगभग, कोई इसमें चेंज आपका विशेष नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न आपका मिल रहा है थर्ड ए और थर्ड बी में। डिफरेंट क्या है, बस ये डिफरेंट आपका है कि सब यहाँ पे वर्षा की मात्रा थर्ड बी में ज्यादा है और थर्ड ए में कम है। इसलिए हमने क्या बोला उसको, हमने बोला अर्धशुष्क मैदानी भाग। कई बार ऐसा प्रश्न बना हुआ है, वीडियो बना था कि मिलान करने का प्रश्न दे दिया, नेक्स्ट करो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, थर्ड ए थर्ड बी और सामने दीजिए नाम, मिलान करो। आपको उसके नाम पता होना चाहिए कि कौन सा किसका नाम है। समझ में आ रही बात कि थर्ड ए कहाँ आ रहा है, सबको पता होना चाहिए। थर्ड ए जो है वो आपका आ रहा था अरावली के पास में, और वो कैसा था, वहां पे वर्षा कम थी, चलने क्या बोला उसको, अर्धशुष्क। क्या बोला उसको, अर्धशुष्क बोला। ये क्वेश्चन ऐसे बने हुए क्वेश्चन आपके, जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको मिल जाएंगे, मैं टेस्ट में दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो कब आएगा, वो देखो उसका नंबर इस बात में बाद में करेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप उसको पढ़ लोगे तो हाँ पेपर आउट हो जाएगा, है ना, आएगा कभी ना कभी आएगा, ठीक है। अब यहाँ जाओ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थर्ड के बाद में फोर्थ। कहाँ चलते हैं, फोर्थ में चलते हैं। तो फोर्थ जो आपका है उसको आप ध्यान देखो, फोर्थ आ रहा है दक्षिण वाले भाग में। कहाँ आ रहा है, इसमें दो तरह के आपके पार्ट मिल रहे हैं, फोर्थ ए और फोर्थ बी। जो फोर्थ बी है आपका वो सबसे दक्षिण में है, और सबसे दक्षिण में जो आपका इलाका है वो माही बेसिन है। कौन सा इलाका है, और ये इलाका आर्द्र है। कैसा इलाका ये आपका, ये इलाका आपका आर्द्र क्षेत्र है। जबकि जो इसके ऊपर का इलाका जहां भी आप बैठे उदयपुर और ऊपर जो इलाका राजसमंद वाला इलाका, चित्र वाला इलाका है, ये आपका उपाद्र है। कैसा इलाका है ये, उपाद्र। आर्द्र और उपाद्र दो में आपका इसमें आपने इसको बांटा है। तो जो आप देख रहे हो फोर्थ ए की बात अगर हम करते हैं तो यह इलाका फोर्थ बी की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करेगा, इसलिए क्या बोला इसको, हमने बोला इसको उपाद्र। और जो फोर्थ बी आपका है वो है आपका आर्द्र है। इसमें कौन आ रहा है, माही बेसिन, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इलाका। और जो आपका फोर्थ ए है यहाँ पे लूनी जो रहता है, यहाँ जो बनास नदी का जो क्षेत्र था वो आएगा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। अब यहाँ पे जो आपका फसल प्रारूप है, तो फसल प्रारूप जो आपका है बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आपको मिट्टियां पता है तो। मैं पहले फोर्थ बी पे जा रहा हूँ, फिर ये कहूंगा फोर्थ बी क्या कह रहा है, कि फोर्थ बी ये कह रहा है कि मैं कैसा हूं, मैं आर्द्र हूं, ठीक है। और आर्द्र है, जो जिले आपके आ रहे हैं बता दिए कौन कौन से आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे देखो लाल मिट्टी से क्या मिलेगा, मक्का। और मक्का जो मूल क्षेत्र है वो यही है। आपने मक्का की कुछ किस्में तैयार की यहाँ पे, माही कंचन और माही धवल और सविता, जो है आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ आपकी यहाँ पे जगह उगाई जाती है। फिर यहाँ पे एक और फसल आपकी है मूंग, यहाँ पे मूंग की कृषि भी आप ज्यादा कर रहे हो। और वर्तमान के समय में यहाँ के किसान है वो एमपी के किसान के संपर्क में आने से सोयाबीन भी उगाने लग गए। तो यहाँ पे मक्का आपका है, यहाँ पे आपका मूंग है, गेहूं आपका यहाँ मिल जाएगा, चना और ज्वार आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हालांकि वर्तमान में ज्वार अब आपका कोई नहीं उगा रहा है, अब ज्वार नहीं उगता हमारे यहाँ, पहले उगाते थे हम ज्वार। अब फोकस किस पे करते हैं, हम वो फोकस करते हैं जिसकी डिमांड है, और डिमांड किसकी आ रही है, सोयाबीन की। तो हमने सोयाबीन पे फोकस कर दिया। अब मक्का भी बहुत कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोयाबीन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसकी डिमांड है सब मार्केट में, हाँ या ना। सबसे सस्ता में किसका आता है, सोयाबीन का आता है। किसका आता है,
खाने में कैसा लाभदायक है नुकसानदायक है? नुकसानदायक है। लेकिन फायदेमंद कौन है? हमारा सरसों है, तिल है और मूंगफली है। सबसे अच्छा जो है कौन सा? तिल है, फिर सरसों है, फिर मूंगफली है ना। लेकिन हम क्या उगा रहे हैं? सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन से ज्यादा इनकम होती है और नुकसान नहीं होता ज्यादातर। अब यहाँ देखो साथियों, इसी चलते बना आगे जो आपका उपाद्र क्षेत्र कह रहे हैं अर्ध आद्र। तो इसमें आप देखेंगे, मैंने बता दिया आपको कि इसमें कोई जो इलाका आ रहा है इसमें चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद का इलाका आपका आ रहा है। यहाँ पे आप जो है मक्का तो उगेगा, ठीक है, दालें यहाँ हो रही है, ठीक है। और अंत में जो आपका इलाका बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है आपका यह आपका आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। और इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा कोटा संभाग। कौन आएगा? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस वाले इलाके में आप दिमाग लगाओ तो आप यहाँ उगा रहे हो साथियों क्या? एक तो उगा रहे हो आप यहाँ पे सोयाबीन, अफीम, गेहूं, है ना, ये आप, हाँ, लहसुन, प्याज, बिल्कुल, है ना, लहसुन आप उगा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे धनिया उग रहा है आपका, हो रहा धनिया, संतरा उग रहा है ना। ये सारी चीजें आप कहाँ उगा रहे हो? इसमें उगा रहे हो। तो आज जो आपको सुनने भाग है उसमें आपका इलाका आएगा हाड़ौती का। और यहाँ पे देखो सोयाबीन आ गया, धनिया आ गया, गेहूं ने बता दिया आपको, और यहाँ पे आप सरसों उगा रहे हो। इसके अलावा क्या उगा रहे हो? यहाँ पे संतरा और अफीम की जो है कृषि आप यहाँ पे करते हो, है ना। अरे आया ना। धनिया मंडी कहाँ है? रामगढ़ मंडी आपका कोटा के अंदर। संतरा मंडी कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ? भवानी मंडी। कौन सी मंडी? और जो लहसुन मंडी है सीपा बड़ोद। कौन सा इलाका है? सीपा बड़ोद। प्याज की है अलवर के अंदर, है ना। कितनी ज्यादा मिर्ची है? टोंक के अंदर है, ठीक है। कुछ ये याद रखना है, जो मंडियां आपकी है, जो आप कृषि वाले विद्यार्थी तो पूछ सकता है, अगर अपने इधर हुआ तो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका था ये आपके पास लिखा हुआ है, सबके पास लिखा हुआ है। करना क्या है? करना ये है कि एक तो ये उतारो बीसी है वहां पे, ताकि आपको याद रहे। अरे बना हुआ है मुझे पता है, इस पे उतारो सिर्फ दोस्त बीसी है, ताकि सीक्वेंस याद हो जाए। मैंने दिया है, मुझे पता है ना, मैंने दिया है, मुझे पता है, बना हुआ है। ये इसलिए दिया कि आप लोग प्रैक्टिस करें घर पे जाके, ऐसा नहीं कि सिर्फ चिपका दें। एक मैप लेके बनाना इसके ऊपर। क्या कह रहे हो? प्रैक्टिस कैसे करें? इसमें बाकी है मेरे पास, आधा घंटा और पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस कैसे करते बताऊंगा। हाँ ये हो गया आप लोगों का। चलो अब अपन चलते हैं नए बिंदु पे। आप लोग जो है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि हम पढ़ते रहे। आप लोग चाह रहे हैं कैसे बचे हैं? पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो। अब अपन अपने पास में जो टॉपिक बच रहे हैं वो ये बच रहा है ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वन और वन्य जीव है, और एक आपका है बहुउद्देशीय जो आपकी परियोजना है, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट आते हैं वो। अभी अपन जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं वन और वन्य जीव। वन्य जीव जो आपका है उसमें ध्यान रखना कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आपको पढ़नी पड़ेगी। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में क्या आता है इसकी भी बात हम यहाँ करेंगे। हर साल आपकी जो है जो सरकारी जो विभाग आपका है, वन विभाग, वो अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगर आपका एग्जाम 2025 में होगा, मार्च के बाद होगा, तो आप लोग ध्यान रखना कि उस समय एक रिपोर्ट और आपकी प्रकाशित होगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 2024 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जितने भी डेटा वाला जो आपका टॉपिक होते हैं उनमें अपने स्तर पे भी अपडेशन करते रहना। बाद में अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम साल बाद हुआ तो साल बाद रिपोर्टें चल जाएगी। समझ में आ रही है बात? फिर आप कहते हो सर आपने वो लिखाया था, अरे मैंने लिखाया था लेकिन साल चेंज हो गया और रिपोर्ट भी आपकी बदल गई। उसमें सर की गलती नहीं है, सर तो प्लेन टाइम के अंदर चल रहा है वो आपको बता सकते हैं। क्लियर? अब आप डालो हेडिंग में वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ केवल रिपोर्ट बता रहा हूँ। रिपोर्ट आपको याद कौन सी करनी क्या बताना है वो दिखा रहा हूँ।
इतने याद नहीं करने वो इसमें से मुश्किल 3-4 पेज निकालेंगे बाहर। आज सब पढ़ाएंगे, मिनरल्स, पावर जो भी है सब रिसोर्सेज पढ़ाऊंगा साथ ही कुछ ऑनलाइन के अंदर। वो जो टॉपिक आप जो कह रहे हैं खनिज वाले, ऊर्जा वाले, वो अर्थव्यवस्था के अंदर आपको ला के पढ़ेंगे। अभी जो बता रहा हूँ मूल जो ज्योग्राफी के अंदर बचे हुए वो बड़े टॉपिक आपके हैं, वन और वन्यजीव, और एक आपका है सिंचाई योजना वाला। उसके बाद अपन अर्थव्यवस्था तक जाएंगे, जहाँ पर्यटन आपका है, जहाँ उद्योग है, सब बात करेंगे वहां पे। मैं कह रहा हूँ पूरे राजस्थान दे दिया है, पूरा, कोई छोड़ा नहीं है सुन। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कंटेंट उठाना कहां से, जो रिपोर्ट होती है वो कहां से आपके पास आएगी। आप देखें यहाँ पे ये जो आप पढ़ रहे हो, ये प्रतिवेदन आपका जो है ये गवर्नमेंट आपका डेटा है, और जो गवर्नमेंट डेटा होता है मैं उसको ऐसे तरह से ही बताता हूँ, उसमें मैं कोई एड नहीं कर रहा हूँ, जो है वो सरकार ने दिया हुआ है। ये रिपोर्ट कब की है, तो ये रिपोर्ट आप जो देख रहे हो, ये रिपोर्ट आपको देखने को मिली 2023-24 के अंदर आपकी आई है। ऐसी रिपोर्ट आप जब आप देखोगे 25 में भी आएगी। कब आएगी? 25 में भी एक रिपोर्ट आपकी आएगी। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी आपके काम हुए वन और वन्यजीवों के लिए, उसकी जो है इसमें आपकी सारी बातें होती है। क्या नया आया है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो इसमें होता है। लेकिन फिर भी बता दूं कि इसके आने के बाद में भी जो अपडेशन आपके आए वो मैं अलग से लिखाऊंगा, वो मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। कुछ चीजें इसमें कम हो सकती है, अपन उसको अलग से ऐड करेंगे। समझ में आ रही बात? अब चलते इसमें अपन की बात करते हैं कि वो वन विभाग राजस्थान है, इसके ऊपर अगर बात करें सेंटर में आपका FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका है वो हर 2 साल के अंदर वन रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका राजस्थान का जो इकाई है ये भी अपनी जो है रिपोर्ट तैयार करती है, जो आपके सामने दिख रही है। अब इसमें हम चलते हैं, जो इसमें हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये प्रतिवेदन आपके सामने है। इस प्रतिवेदन के अंदर कुछ बातें दे रखी है जिनको हम देखना है। यहां देखें, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि एक तो आपके यहाँ पे दे रखा है इसमें राजस्थान के वन संसाधन कौन से हैं, फिर यहाँ वानिकी विकास का जो आपका बिंदु है वन संसाधन, उसके बाद वानिकी विकास जो आपका है वो है आपका यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण के जो आपने काम किए वो है आपके, ये हमको देखना है। ठीक है, इनको हमको देखना है। और उसके बाद मैं बता दूं कि जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जो साथी, मैं बता दूं कि जब FSO का एग्जाम हुआ था, ठीक है, और FSO में भी मैंने ऐसी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। और जब मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, अगर शायद आपने कोई है क्या FSO में बैठे हुए थे? कोई नहीं था। अगर आपने उस समय अगर पढ़ा था तो यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, यहाँ से इस बिंदु से 2 क्वेश्चन आपको मिले थे जिलेवार, उसमें पूछा था क्वेश्चन। तो वहां आपका जो है वो इसी रिपोर्ट से क्वेश्चन बना था। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आपके कहां से क्या एग्जामिनर पूछता है, वो यहीं से पूछेगा आपको। अपडेशन अगर पूछेगा तो वहां से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा। उठा के देखना FSO का पेपर आप मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर जो 1 आ रहा है, वन संसाधन का परिचय हमारा देखना है। उसके अंदर चलते हैं यहाँ पे 120 पेज में हमारा वो सारे पेज नहीं पढ़ने, हमको जो मूल बातें हैं वो देखनी है। अब आप यहाँ देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको बता दिया था कि जो वन विभाग राजस्थान है उसके ऊपर काम कौन कर रहा है, उसके ऊपर काम करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है, जिसका मुख्यालय देहरादून में। कहां पे है? देहरादून में। तो जो वन संरक्षण आपका जो है उसका मुख्यालय देहरादून में। अब इस रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ बातें नहीं मिलेगी, नहीं मतलब यहाँ देखो आप, ये रिपोर्ट क्या कह रही है, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो हमारा राजस्थान है उसका जो विस्तार बता रहा है वो बता रहा है 23 डिग्री 40 मिनट से। क्या बता रहा है? 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 11 मिनट तक। कौन बता रहा है? ये बता रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये बिठा लेना कि अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार राजस्थान का अक्षांशीय रेखांश विस्तार क्या है, तो आप देखो यहाँ पे दे रखा आपको अक्षांशीय विस्तार कितना देखा है, 23 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट। हम क्या याद करते हैं? हम याद करते हैं 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। आया ना पहला क्वेश्चन। एक और बात देखो, यहाँ पे देशांतर के अंदर अंतर दे रखा है 69 डिग्री 29 से 78 डिग्री 17। हम क्या पढ़ते हैं? 69 डिग्री 30 से लेकर 78 17। अब यहाँ पे जो ये आप पढ़ रहे रिपोर्ट, इसमें जो आपका डेटा आया है वो कहां से आया है? सैटेलाइट से आया है। कहां से आया है? अगर आपसे स्पेशली ये वर्ड लगाता है कि FSI के अनुसार राजस्थान का अक्षांशीय रेखांश विस्तार क्या है, तो वो याद होना चाहिए।
लिखा हुआ हमने जितना समझ में आ रही बात। तो ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, तो वहां से प्रश्न आपका इंगित करके पूछ सकता है कि सर इसके अनुसार लिखना है। आगे बढ़ते हैं। जो एरिया राजस्थान का है वो कितना है? ये तो बराबर है 3,239, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ से कि ये जो कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़े हैं, हमको पता है, लेकिन हमारे पास इस पूरे एरिया में से केवल 9.59 पे क्या है? वन है। कितना एरिया आपका जो है आपका वन से ढका हुआ है? केवल आपका 9.59% भाग ही आपका जो है राजस्थान का वो ढका हुआ है किससे? वनों से। अब ये एक और बात कर रहा है कि अभिलेखित वन क्षेत्र में आप देश के अंदर 15वें स्थान पे। अब फिर एक शब्द आया, अभिलेखित वन। क्या आया शब्द? समझो अभिलेखित वन क्या है। अभिलेखित वन क्या होते हैं उसको समझना आपको जरूरी है। अभिलेखित मतलब रिकॉर्डेड। अभिलेखित मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आपके हैं उनकी बात करते हैं। रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट आपके हैं, अगर मैं आपसे उनकी बात करूं तो ध्यान रखना कि हमने कह दिया कि हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.59% भाग पर वन है। तो जो जैसे मान लो कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें कि ये इलाका पूरा राजस्थान है, सपोज मान लो ये इलाका क्या आपका पूरा राजस्थान है, और हम ये कह रहे हैं कि इसके 9.59% भाग पे क्या है? वन है। कितने पे वन है? 9.59% भाग पर वन है। अब हो ये रहा है कि आपने रिकॉर्ड तो कर लिया कितने भाग पर वन है। मैंने कहा कि सर ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम का ये जो इलाका है ये 9.59 है और इस इलाके में वन है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो इसमें बहुत सारा इलाका खाली पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है, जिसपे आप देखो तो वन ही नहीं है। जो आपने रिजल्ट तो कर दिया वन के लिए, लेकिन उसके पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं। तो आप ये समझो कि जो आपका ये इलाका आपने बताया सर इतने भाग पर वन है, इसमें से कुछ ऐसा इलाका है जिसपे आपके वन है ही नहीं, जिसपे वन आपके है ही नहीं। केवल वो कागजों में चल रहा है कि इतने भाग पर हमारे पास में वन है। तो एक्चुअल में जो हमारा वन है वो कितने है उसकी बात भी आगे करेंगे। तो अभिलेखित वन जो है वो आपके एक तरह से क्या होगा? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होगा। उसके आधार पे आपके पास में कितना है? 15वां स्थान है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के अंदर। आगे बात करते हैं यहां से नेक्स्ट। अब अगर बात आप करेंगे तो हम ये जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 61% भाग आपका है वो कैसा है? वो आपका मरुस्थल है। इस वजह से हमारे पास वन कम है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो है लगभग जो 30% का इलाका है उसके अंदर हमारी जो पहाड़ियां फैली हुई है। हालांकि मैदानी भाग हमारा है, लेकिन मैदानी भाग में भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास पहाड़ियां फैली है। जैसे कह रहे हैं सभी महत्वपूर्ण इलाका, तो वहां भी पहाड़ियां हैं, आया ना। तो हमारे पास में कुछ जो इलाके हैं वो पहाड़ी वाले हैं। तो अधिकांश जो भाग मरुस्थल है, इस वजह से राजस्थान के अंदर वन आपके वैसे ही कम है। पश्चिमी राजस्थान में तो आपके वन वैसे भी आपको नहीं मिलते हैं। अब हमारे पास में जो है वनों के जो प्रकार हैं उनकी अगर हम बात करें तो वैधानिक आधार पे हमारे पास में 3 प्रकार के वन है। वैधानिक आधार पे भारत की बात करो तो भी 3 प्रकार के वन होते हैं, राजस्थान की बात करो तो 3 प्रकार के। वैधानिक मतलब कानूनी आधार पे 3 प्रकार के वन हैं। उनमें जो 3 प्रकार हैं, पहला प्रकार होता है आरक्षित, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा होता है संरक्षित या रक्षित, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा होता है आपका अवर्गीकृत। अब जो ये 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकार की जो वन है इनकी विशेषता अलग अलग है। पहला जो प्रकार आपका आ रहा है आरक्षित, जिसे कहते हैं रिजर्व। रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका है ये वो होते हैं जहां पर लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की जो है अनुमति नहीं मिलती, प्रतिबंधित इलाका होता है। इसमें आप नहीं जा सकते, बिना परमिशन तो आपकी एंट्री नहीं है। इसका एरिया हमारे पास कम है, इसका एरिया हमारे पास कम है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास वैसे वन कम है। सेकंड आता है संरक्षित, रक्षित या जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि इसमें आपको अनुमति मिल जाती है और अनुमति लेकर आप लकड़ी काट सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं? लकड़ी काट सकते हो, पेड़ नहीं, लकड़ी काट सकते हो। उसके कुछ इलाके में आप पशुओं को चरा सकते हो, ठीक है, सब में नहीं। कुछ इलाकों में जो क्या कर सकते हो, पशुओं को चरा सकते हो, लकड़ी आप इसमें काट सकते हो। ये इलाका सबसे ज्यादा है राजस्थान में। क्या सकते हो? ये इलाका हमारे पास सबसे ज्यादा अगर है तो कौन सा हमारे पास है? हमारे पास में रक्षित या संरक्षित है। इसके जो हम बात करेंगे, परसेंटेज की बात भी करेंगे। फिर आता है आपका अवर्गीकृत जो आपका है, जिसे हम कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपके पास में है।
ये वो वन क्षेत्र है जो गांव के आसपास के इलाके में होते हैं, जब किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप बिना परमिशन के लकड़ी काटते हो और पशुओं को चराते हो। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके अवर्गीकृत। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक कौन सा, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, सिंपल प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा मिलता है। अब क्या हुआ कि लड़के जो है वो जब पढ़ाया गया तो उससे क्या हुआ कि हिंदी में लिखवाया, तो हिंदी में आप करके गए। एग्जामिनेशन क्या किया कि एग्जामिनेशन ने आपका कर दिया हिंदी 3 मान दिया, आपका क्या दिया? इंग्लिश में दिया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और आपका अनक्लास्ड। हालांकि ये बेसिक चीज है, हमको इतना आता है। तो आरक्षण मतलब क्या हो गया? रिजर्व, ठीक है। और जो आपका है रक्षित मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका अवलिखित है उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे अनक्लास्ड। तो एग्जामिनर ने क्या किया, आपका इस पैटर्न में दे दिया। जब आपसे पूछा जाएगा बताओगे सर्वाधिक कौन सा हमारे पास है? हमारे पास सर्वाधिक रक्षित कौन सा है, उसके बाद हमारे पास आरक्षित है, उसके बाद हमारे पास क्या है? अवर्गीकृत। ये जो आप बात कर रहे हो, ये आप बात कर रहे हो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की, अभी लेकिन वन क्षेत्र है। वास्तव में कितना है बात अभी आगे करने वाले हैं। अब जो आप यहाँ देख रहे हो कि आरक्षित जो वन आपके हैं वो ज्यादा कहाँ मिलते हैं? वो हमारे उदयपुर में। कहाँ है? आप पढ़ते हो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो उदयपुर पढ़ते हो, हाँ या ना? रक्षित की बात करोगे तो 12 में है। कहाँ पे है? 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और जो अवर्गीकृत आपका है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपके बीकानेर क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा? बीकानेर क्षेत्र में मिलेगा। अब हम चलते हैं यहां से आगे। मैंने आपको बता दिया था कि जो यहां दे रखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, मैंने क्या बताया? जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जो देहरादून में आपका बैठा हुआ है, ये हर 2 साल में अपनी वन रिपोर्ट तैयार करता है। और ये वन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करता है। और ऐसा कार्य ये 1987 से कर रहा है। 1987 से लेके हर 2 साल में आपके यहाँ पे वन रिपोर्ट आती है। जो कौन करता है प्रकाशित? जो करता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ये IFSR के नाम से अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। शायद पहले बात बोली थी इस बारे में, बताया था ना मैंने कि जो IFSR आपका है वो हर 2 साल में क्या करता है? अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, कुछ बातें स्टेज पे लिख देते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप डालो हेडिंग में, वन और वन्यजीव डाल दिया आपने? डाल दिया। मैं कुछ बातें मैंने लिखाता हूँ, उसके बाद हम इस पे आते हैं, ठीक है। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, आप लोगों ने कुछ पढ़ाई स्कूल में की है, उसमें आपने कुछ बातें पढ़ी है स्कूलों में। जैसे हम बात करें अगर पॉलिटिकल की बात करें तो आपने पढ़ा है पॉलिटिकल? बिल्कुल नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा? आज पढ़ लो। आप एक बात समझो, क्या सरकार काम कर रही है इनको बचाने के लिए? हाँ या ना? नहीं कर रही है। तुम लोग ने डायरेक्ट मना कर दिया, सरकार के ऊपर जो है आरोप लगा दिया। कभी नहीं कर रही वो काम, कर रही है। अभी आपने पढ़ के आया था नदियां NGT आई थी, है जुर्माना लगा दिया आपके ऊपर, तो काम कर रही है। इसका मतलब सरकार काम कर रही है और उसके अंदर नियम कानून बने हुए हैं। लेकिन चूंकि हमारे संविधान लचीला है, इस वजह से उस कानून का जो पालन कहीं होता है कहीं नहीं होता। हरा वृक्ष काटना अपराध है, लेकिन फिर भी कट रहा है। अब समझो यहाँ पे कि आपने वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या आपने प्रयास किए हैं सरकार के द्वारा। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको अनुच्छेद के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है? आर्टिकल्स होते हैं, पता है? आप आर्टिकल्स में जो है हम कुछ बात करते हैं। एक होता है मूल कर्तव्य, एक होते हैं मौलिक अधिकार, राइट। एक तो क्या होता है? मूल कर्तव्य, एक क्या होते हैं? और एक होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इनमें कुछ उल्लेख आपके हैं, उन उल्लेखों को याद रखना पड़ेगा। प्रश्न बना हुआ है आपसे, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आता है कि वन एवं वन्य जीव, या आपको ये पूछे डायरेक्ट कि जो वन्य जीव आपका है, जो वन्य जीव आपके हैं, इन वन्य जीवों को बचाने के लिए कोई आपने प्रावधान लगाया है? वन्य जीव संरक्षण जो आपका है, क्या इसके लिए कोई प्रावधान है हमारे पास? तो जो वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान है वो किसमें है? वो ध्यान रखना कि जो आपका ये प्रावधान है, यह प्रावधान किसमें किया गया, उसकी बात करें अगर अपन। एक आपका अनुच्छेद है, और जो अनुच्छेद आपका है वह अनुच्छेद आपका है
अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 48 क में क्या कहा गया? आपने कहा गया कि सब वन्य जीव संरक्षण करना चाहिए। अब आपके दिमाग में बात है, सब भूगोल पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिकल क्यों पढ़ा रहे हो? जहां ये प्रश्न बने हुए हैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको। आपने सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि आपने वन्य जीव दे दिया कोर्स में, तो पूछ लेगा कि इसका जो है उल्लेख कहां किया गया? आप बताएंगे अनुच्छेद 48 क के अंदर जो है वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 48 क मतलब सब पार्ट हो गया, सब डिवीजन हो गया, इसका मतलब अनुच्छेद 48 तो होगा। आप जो है कृषि के विद्यार्थी हैं और कृषि के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद अच्छे से पता होना चाहिए। अनुच्छेद 48, इसी का आपका जो है एक और भाग कौन सा था? अनुच्छेद आपका 48 था। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, दुधारू पशुओं का वध निषेध, वध निषेध मतलब जो दूध देने वाले पशु हैं उनको आप नहीं मार सकते। ये प्रावधान किसमें है? और ये एक मुद्दा भी, सामाजिक मुद्दा भी बना हुआ है कि गो हत्या निषेध का प्रावधान भी आपका यही है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि गो हत्या निषेध का प्रावधान किसमें है? आप बताएंगे अनुच्छेद 48 में, ठीक है। और इसके अलावा भी जो दूध देने वाले पशु हैं उनको नहीं मार सकते आप। गाय है तो ये तो आपका ये गोत्या में, लेकिन जो भैंस है, बकरी है, इनको भी आप नहीं मार सकते। फिर अपन आते हैं, एक आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क, कौन सा है? अनुच्छेद 51 का जो है उसका संबंध है मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से। आप और हम भारतीय तो हैं, लेकिन हम लोगों को जो है मूल कर्तव्य के बारे में बातें नहीं पता होती है, तो हमको पढ़ाया नहीं है कभी, है ना। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। कितने कर्तव्य हैं हमारे पास में? मूल कर्तव्य हमको दिए हैं संविधान ने, 11 दिए हैं। आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वो भी एक कर्तव्य है, ठीक है। इन 11 कर्तव्यों में से जो 7वां कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य है? 7वां जो कर्तव्य है, यह कर्तव्य बात करता है पर्यावरण संरक्षण की। इसके बारे में बात करता है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। देखो हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ये 2-3 जो अनुच्छेद पढ़े हैं कि हमारे कोर्स में, भले पॉलिटिकल नहीं है लेकिन ये तो है वन और वन्य जीव, इसलिए प्रश्न पूछ सकता है। नोट करो साथियों, लिखो लिखो। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में वन व वन्य जीव संरक्षण, वन व वन्य जीवों के, भारतीय संविधान में वन व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं, निम्न प्रावधान किए गए हैं। निम्न प्रावधान किए गए हैं, इनको आप उतार लें, ऐसा वैसा ही इनको आप उतार लें।
अपन इसके बाद कुछ अधिनियम की बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। अधिनियम कौन कौन से बने, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, वन संरक्षण के लिए अपने अधिनियम बनाया है। हो गया आप लोगों का? चले से आगे इसका बाकी है। चलो अब 5-7 मिनट में जो कह रहा हूं उसे सुने ना, ठीक है? हो ये रहा है कि कंटेंट तो हमारे पास खूब सारा आ गया सर, लेकिन याद कैसे करें? ये समस्या ऑनलाइन भी आ रही है और ऑफलाइन भी आ रही है। बंद नहीं करना, बेग बंद नहीं करना है। अगर बेग बंद करो तो पढ़ा मैं दूंगा वापस। ये तरीका बनना होता है ना? आपको मैं कुछ कह रहा हूँ उसको सुनोगे नहीं, फिर आप बेग बंद करोगे। 2 मिनट अपना बेग बंद नहीं करना है, जैसा है वैसे बैठे रहो। अपने हाथ हटा दो वहां से, जहां भी है ना, ऊंचा कर दो। हाँ, ऐसे हाथ ऊपर कर दो, सरेंडर कर दो। ठीक है, अरे बस। अब एक बात समझो, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ समस्या होती है। मैं को साइड में थोड़ा सा बता रहे बच्चे, आपके साथ नहीं है, सबके साथ समस्या होती है। और हमारा कंटेंट तो आ गया, अब कंटेंट याद कैसे करें? देखो कंटेंट आप अगर रटोगे तो एक दिन रट लोगे, 2 दिन रट लोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बताया था पैटर्न कि आप या तो ऐसा करो कि रोज जब पढ़ने बैठते हो तो जो पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करो, कहा था मैंने। और आप ऐसा जब करोगे तो आपको जो चीजें हैं वो टिप्स पे आ जाएंगी। सब क्षेत्रफल ये है ना, अरावली चोटे ये है, वो टिप्स हो जाएगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। अब क्या हो रहा है कि हमने उसको तो फॉलो किया नहीं, और हमारा समय जो है वो जा रहा है, और हमारी कोर्स हमारा होने वाला हो जाएगा 1 महीने 1.5 महीने, 1 महीना बच रहा आपको उसमें हो जाएगा। अब क्या है कि हो ये रहा आपका, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी करो। कैसे? तो पहले थ्योरी, जब तक आप थ्योरी दिमाग में नहीं आएगी आपके, 2 से 3 बार इस रजिस्टर को ढंग से पढ़ो। कोशिश करो कि रोज मतलब हम बैठे घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको टाइम इसमें मिल रहा है, 1 घंटा अगर दे रहे हो तो 1 घंटा, 2 दे रहे हो 2, है ना, जितना भी आप समय दे रहे हो उसको जितना पढ़ पा रहे हो 2-2 घंटे में आप टारगेट बनाओ कि मुझे ये जो है ये रजिस्टर 20 दिन में खत्म करना है, 25 दिन में खत्म करना है। जैसा भी आपको टारगेट आप सेट करते हो उस टारगेट को आप जो है पहले बनाओ और उस पर आप चलो। एक बार पढ़ोगे और क्वेश्चन करने बैठोगे तो हो सकता है 100 में से तुम केवल 30 या 40 क्वेश्चन कर पाओ। सेकंड टाइम जब पढ़ोगे वापस वो क्वेश्चन करोगे तो 100 में से हो सकता है 60 कर पाओ। ये क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करना, बार बार जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतनी बार आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा पार्ट। सेकंड एक और बात होती है, अगर आप ग्रुप में बैठे हो तो डिस्कशन का एक टाइम निकालना। हर टाइम डिस्कशन नहीं करना है, आधा घंटा 1 घंटा आपने निकाल दिया डिस्कशन का टाइम, वो काफी है। जैसे मान लो कि आप कोई क्लास में नहीं आए टीचर, आ रहे हैं 10 मिनट का ब्रेक हुआ है, उसमें भी आप उसी ले सकते हो। आप ऐसा ग्रुप बनाओ, ऐसा क्रिएट करो ग्रुप की भाई हम जो है बात करेंगे। जैसे मान लो हम बात करेंगे जो है मृदा के ऊपर, राजस्थान में मिट्टियां पड़ी सबने, उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे जिलों के ऊपर। वहां आपका आधा घंटा जब वो आधा घंटा वो होना चाहिए जो आपका फ्री टाइम है, वो इंक्लूड नहीं होगा पढ़ाई में। तो यार पढ़ते पढ़ते 4 घंटे हो गए, चलो चाय पी के आते हैं, रास्ते में चल रहे हैं साहब 10 मिनट चल रहे हैं, 10 मिनट में आपने जो पढ़ा हुआ था वो आपने रिवाइज कर दिया। ये टाइम वही टाइम है जिसमें आप जितनी जितनी मेहनत कर पाओगे उतना कर लो। ये टाइम वापस आपका लौट के नहीं आएगा, इस लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपके पास 10 मिनट भी अगर है तो आप 10 मिनट डिस्कस करो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों बात करनी? क्योंकि विराट में आउट हो गया कि नहीं हुआ कि 0 बनाएगी 2 बनाएगी, अपन क्यों बात करें उसकी? अपन तो ये बात करें कि हमारे को जो मिलती जो वो किससे मिलेगी। 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको मिलते हैं उसमें आप वो बैठ के डिस्कस करो। जितनी बार आप इसको इस रजिस्टर को जितनी बार घोटोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। रटना नहीं, रटना क्या या 3 मिनट लगे उसमें भूल गए। प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 4 ऑप्शन आएंगे हम टिक लगा देंगे। वो प्रैक्टिस कब आएगी? जब आप जब इसको ढंग से 2-4 बार पढ़ लोगे तब आएगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने तो पहले पैटर्न बताया था, वो पैटर्न अगर आपने फॉलो किया होता तो ये दिक्कत आज नहीं आती। ये दिक्कत आ रही है जो है इसका इलाज करना है, इसका इलाज अलग तरीके से होगा। वो काम हम रोज करते हैं, हम कह रहे हैं कि रोज व्यायाम करो, रोज व्यायाम करो तो क्या होगा? बीमार नहीं होंगे। लेकिन अब हमने व्यायाम नहीं किया, हम बीमार हो गए, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। हाँ या ना? इसका इलाज बता रहा हूँ, ये अलग तरीका है कि आप जो रजिस्टर के पास में है उससे एक टारगेट बनाओ, इतने दिन में इसको मैं कवर कर लूंगा या कर लूंगी, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। टॉपिक वाइज कर सकते हो कि एक टॉपिक पढ़ लिया और फिर आपने इसको रिवाइज किया, ठीक है?
बाकी तो और भी कोई दिक्कत आती है तो उसको बारे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर समय जो है वो ये है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। हाँ बंद कर दो, अपने बंद कर दो। नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं खाली बताओ तुमने कुछ नहीं किया ऐसा। चलो कॉल करो। नहीं हुई थी हरिसर की क्लास है ना, जो साथी पूछ रहे हैं हरिसर की क्लास हुई तो नहीं हुई। क्या कह रहे हो? शायरी सुना दो। मैं शायर तो नहीं, ठीक है, इसलिए मुझे शायरी नहीं आती है। मैं गाना सुनाऊंगा तुम इसे भाग जाओगे सर, इतना अच्छा गाता हूँ मैं। आपको लगता नहीं कि आवाज इतनी सुरीली हो चुकी है? 2000 सुन लो, 2012 तक जो आवाज थी वो अलग थी, और 2012 के बाद आवाज अलग हो गई। और जब मैंने मेरी खुद की आवाज सुनी, तुमने कहा ये कौन है? हकीकत है पढ़ाते पढ़ाते ऑटोमेटिक आपकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है बिल्कुल। जब मैं पहली बार पढ़ाने गया था 2012 में स्कूल के अंदर, तो मैं पहले दिन पढ़ाने गया और पढ़ा, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ाया। जब सेकंड डे मैंने पढ़ाया ना, उससे 3-4 दिन मेरी आवाज बैठ गई, और उसके बाद ही वो बैठना आपका चेंज हो गया, क्योंकि आपका कोई काम पड़ा ही नहीं। तो आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आपका जो वोकल है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, टोन जो है बिल्कुल चेंज आपकी हो जाती है ना। चलो